देखिए ये यूजीसी नेट जून 2024 का एक कट ऑफ है और हम बात करेंगे सोशल वर्क के कट ऑफ पर। यहाँ आप देखिए कट ऑफ में अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले जेआरएफ के बारे में दिया गया है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में दिया गया है, फिर पीएचडी के बारे में दिया गया है। बेसिकली इस बार भी यूजीसी नेट 3 कैटेगरी में आपके सामने रिजल्ट लाएगा, है ना। यूजीसी नेट तो सोशल वर्क में जो लास्ट टाइम पेपर आया था बहुत इजी आया था, इसलिए कट ऑफ उसकी हाई गई थी। ठीक है, जनरल के लिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 216 गई थी, ये जेआरएफ की है ना। 190 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 190 नंबर जिसका था जनरल कैटेगरी से वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। और 164 कट ऑफ गई थी, ये गई था पीएचडी के लिए, है ना। लगभग 486 बच्चे जो है क्वालिफाई हुए थे पीएचडी में, 228 स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल कैटेगरी में, और केवल 18 बच्चे मतलब 6%। ठीक है, केवल 6% बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है, ऊपर से जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 216 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 204 गया था, एससी के लिए 192 गया था, एसटी के लिए 182 गया था। ठीक है, ये जून 2024 का है पेपर। आप सभी लोगों ने देखा है कि दिसंबर का पेपर, ये देखो 2019 का कट ऑफ है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। ये 2019 दिसंबर का दिखा रहा हूं आप लोगों को, है ना। सोशल वर्क में आप देखेंगे तो यहाँ पे 64% गया था जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। डब्ल्यू एस के लिए 62% था, ओबीसी के लिए 62% था, एससी के लिए 57 था और एसटी के लिए 55 था। ये 2019 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए जून 2020 का कट ऑफ। जून 2020 में अगर आप आते हैं तो यहाँ आप कट ऑफ देखेंगे, जनरल के लिए 64%, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 58%, ओबीसी के लिए 58%, ठीक है, एससी के लिए अगर बात करें 53%, एसटी के लिए भी 53% था। ये कब का है? ये जून 2020 का था कट ऑफ। आगे देखिए और कट ऑफ दिखाता हूँ, जून 2022 का कट ऑफ देखिए। 2022 में कट ऑफ आप देखेंगे सोशल वर्क का तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए 178 जेआरएफ है ये, ठीक है, और 196 असिस्टेंट प्रोफेसर का है ये। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 162 है, ओबीसी में 156 है, एससी में 152 है, एसटी में 144 है, 144 है और एससी में 142 है। ठीक है, ये जेआरएफ के लिए है। ठीक है, और इधर देखेंगे कि तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है कट ऑफ। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जून 2023 मिल रहा है, ये जून 2023 का कट ऑफ है। जनरल के लिए 198 थोड़ा हाई कट ऑफ गई थी, है ना, जून 2023 में। ईडब्ल्यूएस के लिए 194 था और ओबीसी के लिए 190 है, एससी के लिए 174 है, एसटी के लिए 170 है। ठीक है, ये कट ऑफ है बेसिकली। अब देखो इस बार का आप सभी लोगों ने देखा कहीं ना कहीं इस तरीके का 190 के पास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आ रहा। केवल एक ऐसा रहा जून 2024 का जो 200 प्लस कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था जून 2024 में 200 प्लस कर गया। ठीक है, जेआरएफ के लिए। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ आप लोगों के सामने आने वाला है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये एथॉन्टिक नहीं है, इसके इर्द गिर्द रहेगा, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे, इसके आसपास ही बेसिकली ये कट ऑफ रहेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अगर इस बार कट ऑफ बनाने की क्या संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। पेपर जो इस बार का आया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, सोशल वर्क यूजीसी नेट का। 8 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था। ठीक है, लेकिन आएगा दिसंबर 2024 के रूप में, नाम इसी तरीके से रखा जाएगा। ओबीसी में अगर मैं बात करता हूं ना तो आप पहले मैं बात करता हूं जनरल को लेकर, जनरल कैटेगरी की बात करता हूं लोग। ठीक है, जनरल कैटेगरी में तो 196 आपके कट ऑफ हो सकते हैं जेआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ बनेंगे यहाँ पे 178, वन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जनरल की कट ऑफ बनेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं ये सारे कट ऑफ को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कट ऑफ बन सकता है। ठीक है, 8 जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था।
जिन बच्चों का नंबर 196 प्लस होगा वो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 188 का जेआरएफ का कट ऑफ रहेगा और 162 असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा। ये जेआरएफ 188 और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो 190 162 का पार्ट रहेगा इसमें। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, ओबीसी में अगर कट ऑफ बनेगी एनसीएल में तो 180 बनेगी जेआरएफ के लिए, 180 है ना, 180 प्लस होना चाहिए। और 156 के आसपास आप लोग देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इसके अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी को लेकर तो 172 जो जाएगा वो आपका जेआरएफ के लिए जाएगा, एससी के लिए, और 142 जो जाएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएगा। ये कट ऑफ बता रहा हूँ। और एक एसटी के लिए अगर हम बात करते हैं, एसटी के लिए सोशल वर्क में, तो एसटी के लिए बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 166 जेआरएफ, 166 और 144 आपको मिलेगा इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो एक अनुमान है, ठीक है, यदि 196 प्लस है तो आप जेआरएफ में रहेंगे, 188 में है तो जेआरएफ में रहेंगे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, 180 है तो जेआरएफ में रहेंगे, 172 है तो जेआरएफ में एससी वाले कैटेगरी के बच्चे। तो ये आप ध्यान रखें। ये सर फिजिकल हैंडीकैप्ड का बता दीजिए जी, फिजिकल हैंडीकैप्ड का कट ऑफ क्या जाएगा लोकोमोटो में? किसका कट ऑफ? फिजिकल हैंडीकैप्ड। अच्छा, फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए देखिए, फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए तो मैंने उसे देखा तो है नहीं, बाकी मैंने 4 ही श्रेणी को देखा है सर, है ना, तो इनसे नीचे ही आएगा। आप ये ध्यान रखिए जो फिजिकली हैंडीकैप के होंगे सर, ठीक है, इनसे नीचे ही होगा, ठीक है। मैंने बेसिकली इन्हीं लोगों का आधार पर बनाया है फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों को, जो मैंने कट ऑफ नहीं देखा था, ठीक है, फिजिकली इम्पेयरमेंट या हैंडीकैप, है ना, मैं देखा नहीं सर, उसको देख के मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है, क्या जा सकता है मे बी, ठीक है ना। हाँ, मैंने सारा देख कर ही आपको बनाया है कि इस बार जाने की संभावना क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ में भी हो सकता है, इसलिए आप सभी लोग इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे भी। चलिए अब बात करते हैं, आपको दिखाते हैं पेपर, कैसा पेपर आया हुआ था। पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर था, पेपर कोई टफ पेपर नहीं था। बेसिकली आप लोगों को केवल पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है। पेपर अच्छा भी गया है, अभी सिराज का भी फ़ोन आया था, कॉल किए भी थे कि 190 प्लस है, 198 प्लस है उनका नंबर, तो तय है कि उनका जेआरएफ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उनका जेआरएफ तो तय है। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उस पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न जो है आपके सामने देखने को मिला इस बार का, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आगामी परीक्षा के लिए। आप लोग नोट बनाते रहिए, कॉपी पेन साथ में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये देखिए सवाल आपके सामने है, सवाल क्या, सामाजिक समूह कार्यकर्ता, या आप कह लीजिए कि सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए किसने स्कूल ऑफ, ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा, स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस, अप्लाइड सोशल साइंस ओहियो में प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ये आपके सामने सवाल, और इस सवाल का सही विकल्प के रूप में अगर आप देखेंगे भी तो आपको नाम मिलेगा ग्रेस, किसका नाम मिलेगा? ग्रेस कोहले मिलेगा, और यही विकल्प आप सभी के लिए सही भी जाएगा, ये विकल्प आप सबके लिए सही माना जाएगा। तो अगर परीक्षा में सवाल आए, ये वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस है, जिसे अब केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में, बेसिकली यूनिवर्सिटी में जोसेफ और मार्टिन मंडेल स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है, इसका नाम परिवर्तित हो गया है, वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस को, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। संयुक्त, सॉरी क्या कह रहे हैं सर? मैं लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ, बिल्कुल, केस वेस्टर्न, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ, केस वेस्टर्न, केस वेस्टर्न, ठीक है, रिजर्व यूनिवर्सिटी, रिजर्व यूनिवर्सिटी, ये नाम आप बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ये नाम परिवर्तित पार्ट है,
ठीक है, तो आज अमेरिका में समाज कार्य के लिए पहले विश्वविद्यालय था ये। ठीक है, पहली विश्वविद्यालय था, पहली कक्षाएं बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट किया गया था, ओहियो विश्वविद्यालय में ये चीजें देखने को मिली भी थी। और इसमें अगर किसी व्यक्ति को रोल मिला तो वो प्रक्रिया बनेगा किसका, तो ग्रेस कोयले का। और सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी। इस प्रश्न का विकल्प 4 ही ऑप्शन सही माना जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक सवाल पूछा गया 8 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट सोशल वर्क में कि महत्वपूर्ण दिवसों के माह के अनुरूप अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लगाना था। किसे लगाना था, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में लगाना था। और विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सबको पता होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आप सबको पता होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व समाजकारी दिवस बेसिकली 19 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, या तो मार्च का जो दूसरा, जो मार्च का थर्ड मंगलवार होगा, मार्च का तीसरा मंगलवार, कहीं कहीं पेपर में ऐसे भी आता है थर्ड मंगलवार, मार्च का थर्ड मंगलवार जो होता है वो भी मनाया जाता है विश्व समाजकारी दिवस के रूप में। अब इसको घटते क्रम में आप लोगों को सजाना है, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, सबसे पहले आप बी वाले ऑप्शन को रखोगे कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस को रखोगे। ठीक है, यानी सितंबर को रखोगे आप। ठीक है, तो बी ऑप्शन ढूंढ लीजिए। और ऑप्शन नंबर जहां पे भी, यहाँ सॉरी सबसे पहले बी नहीं आएगा भाई, सबसे पहले सर डी। पहले क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए ना। डी डी। पहले डी आना चाहिए क्योंकि मार्च है ना, मार्च की बात अगर हम करते हैं तो डी आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का ए आएगा, और उसके बाद सी आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, ये वाला जो विकल्प बनेगा आप लोगों का, यहाँ पर ये वाले विकल्प में सही जवाब जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प यही सही माना जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। देखिए अगला सवाल, वृद्ध लोगों की संस्थागत या संस्थागतकरण से डैश हो सकता है, क्या हो सकता है ना, यहाँ पे आपको ढूंढना है। इस प्रश्न के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अच्छा सवाल है। देखिए, ये अगर इस प्रश्न में एक शब्द आपके सामने आ रहा है जो है छंतांकन, इसका मतलब अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है प्रतिष्ठान। क्या बोला जाता है, प्रतिष्ठान, है ना, प्रतिष्ठान। आप देखो, इस्टेब्लिश या इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हो, छंतांकन को आप प्रतिष्ठान कह लीजिए या इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। तो इसका मतलब होता है कि स्थापित करने का कार्य या स्थापित होने की स्थिति या व्यवसाय या निवास के लिए कोई जगह। तो जाहिर सी बात, वृद्धों के लिए जो होगा वो बेसिकली व्यवसाय या निवास के लिए एक जगह होगा, उसी जगह को कहा गया है छंतांकन। तो आपका सही जवाब पहला, तो ये वाला अगर पॉइंट के अगर मैं दृष्टिकोण से बात करता हूं तो पहला पॉइंट आपका सही है, ये गलत, सही जवाब है। सर्वोत्तम सरकारी देखभाल, देखो इंस्टीट्यूट के बारे में कहा जाए, वृद्ध लोगों की जो संस्थाकरण जो चीजें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, उनकी देख रेख केयर टेकर के बारे में नहीं बताया, उनके इंस्टीट्यूट के संदर्भ में चीजें बताने का प्रयास किया जा रहा है ना। यहां अगर बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट के संदर्भ में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि बी वाला पॉइंट को देखभाल से है, इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर देंगे, संस्थाकरण के रूप में नहीं है ये। स्वतंत्रता और गरिमा होने की हानि, देखो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्र, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी की अगर हम बात करते हैं तो इस पार्ट में चीजें शामिल की गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पार्ट आपको दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की आजादी और सम्मान को कमजोर किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वाला व्यक्ति है या कोई वृद्ध व्यक्तियों के लिए कोई समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान किया जाए इस परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, वृद्धों के आप ये मत सोच लीजिएगा कि वृद्धों की यहाँ पे हानि की बात किया जा रहा है, उनको क्षति पहुंचाने की बात की जाए, ऐसी नहीं बात बोली, इसके अंतर्गत ऐसी बात नहीं की जा रही है। स्वतंत्रता और गरिमा की हानि का मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति की आजादी और सम्मान को कमजोर किया जाए, यानी मेरा कहने का भाव यह है आजादी और उसकी जो कमजोर स्थिति है, जो सम्मान को मैं कमजोर करने की बात कर रहा हूं आप लोगों को,
उस दृष्टिकोण में वो एक प्रकार की डिजीज हो सकती है, उसकी बीमारी हो सकती है, ठीक है। वो डिजीज या बीमारी के संदर्भ में इस चीजों को लिया गया है। आप यहाँ पे कोई और चीज ना समझ लेंगे, ठीक है, कि बिना किसी बाधा को या अपनी इच्छा से काम करना या बोलने या सोचने की आज़ादी तो है ही है, ठीक है। परंतु मैं आपसे ये कहूँ कि अगर वो प्रॉब्लम में है तो वो जो प्रॉब्लम है उसके पास वो आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में है, तो उस पर एक प्रकार से क्या करेगा, अंकुश लगाएगा इंस्टीट्यूट, ये परिप्रेक्ष्य में हो सकता है मे बी। तो मैं कहूँगा कि सी वाला भी आपका यहाँ पे करेक्ट के रूप में जाएगा। फिर कहता है आपसे अगला पॉइंट में कि स्वतंत्रता की कमी, स्वायत्तता की कमी नहीं होगी, स्वायत्तता की कमी इंडिपेंडेंसी वाला पार्ट बन जाता है, ये इंडिविजुअल के रूप में आ जाएगा, है ना, इंडिविजुअल के रूप में। अब ये वृद्ध लोगों की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रई है, ठीक है, इसलिए आप इसे हटा दीजिए। वृद्ध लोगों का सशक्तिकरण होगा, ये आपका पार्ट होगा, ये संस्थागत का पार्ट रहेगा। तो ए और सी और ई वाला ही पार्ट इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। सॉरी, यहाँ पे वृद्ध लोगों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, वृद्ध लोगों की सशक्तिकरण की बात हो रही है। सशक्तिकरण देखो, वृद्ध लोगों की सशक्तिकरण के लिए हो सकता है कार्यक्रम वगैरह, ठीक है। अब सवाल का क्या है, संस्थाकरण के से हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कार्यक्रम वगैरह चलाया जाता है, ठीक है, लोगों के लिए, या आप ये कह लीजिए वृद्ध लोगों के लिए अगर संस्था इंस्टीट्यूट चला रहा है तो उस संदर्भ में हम उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे संस्थागत करण से है ना, संस्थागत करण से है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये पार्ट भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। अतः मैं आप सबसे कहूंगा कि इस शब्द के अंतर्गत इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, बल्कि स्वायत्तता की कमी को रख लीजिए, स्वायत्तता की कमी को रख लीजिए। जहां देखो, संस्थाकरण का मतलब होता है सार्वजनिक, धार्मिक या किसी भी तरह के उद्देश्य के लिए ये बेसिकली एक संस्था है जहां समाज को एक मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, इंडिपेंडेंट लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है या उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है, ऐसे में काम आता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि पहला आप सही करिए, सी सही करिए और डी सही कर लीजिए, बस ये पार्ट आपको शामिल करेगा वृद्ध लोगों को संस्थाकरण से संदर्भ में। और ये टॉपिक मैं वृद्ध को संदर्भ में आप लोगों को जल्द ही भी करवा भी दूंगा, ठीक है, कि उसके अंतर्गत किस तरीके से संस्था काम करेगी, सर ये व्यक्ति डी कैसे काम ऑप्शन को करेगी। एक्सप्लेन कर दीजिए। डी ऑप्शन मैडम, वृद्ध लोगों को सशक्तिकरण, अगर वृद्ध लोगों को ना जोड़ने का मतलब उनको सिखाने का सवाल होता तो ऑप्शन ई सही होता। वृद्ध लोगों को सिखाने के काम, वृद्ध लोगों को सिखाने का काम नहीं है, वृद्ध लोगों सर को स्वायत्तता की कमी को एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, स्वायत्तता की कमी की बोल रहे हैं, तो स्वायत्तता की कमी का मतलब होता है मैम लैक ऑफ एटोनॉमी। इसका मतलब सिंपल है, सिंपल सी बात मैं अगर बताऊंगा आप लोगों को कि किसी भी दैनिक गतिविधियों में, ठीक है, किसी भी दैनिक गतिविधि में, एक व्यक्ति है जो डेली रूटीन करता रहता है, उस व्यक्ति के बारे में दैनिक गतिविधि करने में मदद की जरूरत हो या उसे नियमित रूप से देखभाल करनी पड़े, नियमित रूप से देखभाल करनी पड़े, तो उस परिस्थितियों में ये चीजें आती है स्वायत्तता की कमी। तो यहां पर बेसिकली ना उत्पीड़न की भावना हो सकती है उसके अंदर, खुद को अलग थलग रखने की बात हो सकती है उसके अंदर, है ना। ये पार्ट होता है संस्थाकरण के अंतर्गत। संस्थाकरण ये सोच सकता है ना, कि अलग थलग करने के लिए, ठीक है, उतार चढ़ाव के बारे में प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिल सकती है संस्थाकरण में, उतार चढ़ाव, ठीक है, उदास महसूस करने के दृष्टिकोण में भी चीजें बन सकती है। तो स्वायत्तता की कमी देखने को मिलता है, समुदाय में रहने वाले वृद्धों को कम स्वायत्तता मिलती है, कम्युनिटी में रहने वाले जो वृद्ध होते हैं उनको कम स्वायत्तता मिलती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में स्वायत्तता की कमी को दर्शाया गया है, एटोनॉमी इसको बुलाया जाता है इंग्लिश में। तो मैं कहूंगा कि केवल ए और सी और डी को लगाएगा, ए सी डी, और आयोग ने यही विकल्प का भी चुनाव किया हुआ है, इसी विकल्प का। निधि जुटाने के लिए किसी संस्था की शक्ति क्या होती है, निधि जुटाने के लिए किसी संस्था की शक्ति क्या सकती है, यह सवाल है इंस्टीट्यूट के संदर्भ में आपको बताना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रेजिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स। सही विकल्प होगा संस्थानों के कार्यकलापों के लिए अभिप्रेरित और समर्पित स्टाफ, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो रेजिंग फंड का मतलब होता है वो निधि यानी फंडिंग जुटाने के संदर्भ में बात की जाती है। धन जुटाना, निधि का मतलब होता है धन, निधि का मतलब क्या होता है, धन जुटाने का मतलब होता है किसी उद्देश्य या परियोजना या व्यवसाय का समर्थन करने के लिए लोगों या संगठनों से धन या संसाधन एकत्र किया जाए, लोगों से या संस्थान से या संगठन से या समूह से क्या किया जाए, धन इकट्ठा किया जाए।
तो उस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। तो संस्था के कार्यकलापों के लिए अभी प्रेरित करना हो गया और समर्पित स्टाफ का पार्ट भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इस प्रश्न का विकल्प में अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, सेकंड वाला ऑप्शन लगाया है, तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सामुदायिक क्रिया को परिभाषित करिए। सोशल एक्शन को डिफाइन करना है हमें, इसको परिभाषित करना है, तो पहला ही ऑप्शन सही जाएगा, प्राधिकार। प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी यानी आधिकारिक, है ना। प्राधिकार के साथ संघर्षरत जो सामुदायिक समूह हैं उन समूहों के साथ कार्य करना। ठीक है, तो प्राधिकार के साथ संघर्षरत जो कम्युनिटी ग्रुप होते हैं उनके साथ काम करोगे तो सोशल एक्शन का पार्ट माना जाएगा। और जाहिर सी बात है सोशल एक्शन है तो संघर्ष का पार्ट तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए ये पॉइंट आपका सही जाएगा। अब देखो यहां पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन कौन से अधिनियम है उस अधिनियम के वर्ष के रूप में। ठीक है, तो असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा एक अधिनियम है जो 2008 का है। मातृत्व लाभ एक अधिनियम है 1961 का है। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, प्रतिकार को हम लोग क्षतिपूर्ति भी बोलते हैं, इसको क्षतिपूर्ति भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाया गया था 1923 में, सबसे पहला एक्ट यही है और बहुत प्राचीन अधिनियम है, इसको बोला भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर उपादान संदाय अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं, इसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, ये 1972 का है। और एक भारतीय कंपनी अधिनियम है, ये आप 2013 लगाएंगे, 2013। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रम के माध्यम से दर्शाना है कि कौन सा विकल्प के रूप में जाएगा। तो सबसे पहले आया कौन था, है ना, तो सबसे पहले अगर प्रथम प्रख्यापन के बारे में हमें दर्शाना है ना, पहला कौन सा है, पहला तो पहला 1923 वाला है, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला सी वाला होगा। फिर उसके बाद आप देखिए 1961 हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डी वाला पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2008 का यानी ए वाला पार्ट हो जाएगा, और लास्ट में 2013 है यानी आपका ई वाला हो जाएगा। तो जिस विकल्प में सी बी डी ए ई लिखा होगा ये विकल्प आपका सही होगा। तो जरा ढूंढिए कहां पर है, सी बी डी ए ई सेकेंड विकल्प में है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। केस सर उपादान संदाय एक ग्रेच्युटी है ना सर? जी सर, उपादान संदाय अधिनियम जो था सर वही ग्रेच्युटी एक्ट है ना सर 1972 पेमेंट का? ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ही है, उसी एक्ट को बोला जाता है सर, ठीक, उसी एक्ट को। जी। सवाल यहाँ पे देखिए कि अध्ययन में प्राथमिक स्रोत के आंकड़े का संचय के बारे में हमें बताना है। ठीक है, और कह रहा है कि संचयन हेतु उपयुक्त साधन कौन सा हो सकता है। इसका मतलब है कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग का मतलब होता है डेटा बेसिकली संचयन करा जा रहा है, आंकड़े को क्या किया जा रहा है, संचयन किया जा रहा है। तो फॉर प्राइमरी रिसोर्सेज इन अ स्टडी, साक्षात्कार क्या बता रहे हैं? हाँ सर, साक्षात्कार नहीं सर, पहला। हाँ सर जी। साक्षात्कार। तो मेरा कहना मतलब है कि प्राथमिक स्रोतों के से डेटा जो एकत्र किया जाता है, सबसे पहले जो उपकरण यूज किया जाता है वो गहन साक्षात्कार होता है, और ये आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर इसमें दस्तावेज होता, विश्लेषण होता, फोकस समूह होता, ऐसे विधियों का भी प्रयोग डेटा में किया जाता है, केस या स्टडी में किया जाता है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसमें, एक तो प्रत्यक्ष अवलोकन को भी नोट कर सकते हो इसी प्रश्न के आधार पे, इसी में आप दस्तावेज को भी नोट कर सकते हो, इसी में आप विश्लेषण की प्रक्रिया भी याद कर सकते हो, इसी में ही फोकस समूह को भी याद कर सकते हो। ये सभी पार्ट बेसिकली इस प्रश्न के आधार पे जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वृद्ध लोगों का समूह बनाना तुलनात्मक रूप से सरल है। ठीक है, वृद्ध लोगों का समूह बनाना तुलनात्मक रूप से सरल है, क्योंकि वृद्ध लोग, बताइए इसमें, क्योंकि वृद्ध लोग क्या है इस परिप्रेक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 58 है। तो क्या होना चाहिए सर? ई। देखिए, एक तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के आधार पे, सामूहिक क्रियाकलाप के लिए अर्थपूर्ण ढंग से उत्साहित करना सही होगा। क्रियाकलाप में सम्मिलित होने के लिए हेतु उनको जो है समझ प्रदान, आपका सही पार्ट में जाएगा। अन्य लोगों से मिलने के लिए स्थान की तलाश करने के परिप्रेक्ष्य में भी होएगा। उनके पास अधिक समय होता है और उपलब्ध होते हैं, और सामाजिक संबंध
और अनुभवी होते हैं। सामाजिक संबंधों में महारत और अनुभवी होते हैं। क्या ये पार्ट सही जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत 58 के अंतर्गत क्या डी वाला पॉइंट आपका यहाँ पे सही है? डी और ई में आइडेंटिफाई करना आपको। उनके पास अधिक समय होता है और उपलब्ध होते हैं। आज के समय में अगर वृद्ध लोगों के समूह बनाने के कंपेयर के आधार पे अगर हम सोचते हैं वृद्ध लोगों में, तो ये आप कह सकते हो, है ना, ये आप कह सकते हो। लेकिन देखो, सामाजिक संबंधों में महारत हासिल हो, अनुभवी हो, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि महारत सामाजिक संबंधों में सोशल वर्कर का एक अहम रोल बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए, केवल ए बी सी डी को लगाइए और ए बी सी डी आप कह सकते हो। जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये ऑप्शन सही जाएगा, है ना, ये ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यहां पर देखिए FCRA 2010, जानते हैं इसका नाम सुना आप लोगों ने? नहीं याद आ रहा है? सर फोर्थ कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का। FCRA एक्ट है सर वो। हाँ, FCRA एक्ट है। तो FCRA एक्ट में विदेशी धन जो होता है प्राप्त करना होता है, विदेशी धन, ये शब्द इससे जुड़ा हुआ है। विदेशी अंशदान अधिनियम है ना, इसलिए विदेश से ही इसका संदर्भ में आप थर्ड को लगाइए तुरंत, क्योंकि विदेशी ये भी है। धारा 12 के ए में AIT एक्ट है एक 1961 का, 1961 का, है ना। ये बेसिकली ना मैं बता दूं आपको, जो आयकर अधिनियम है ना, आयकर एक्ट है उस इनकम टैक्स। हाँ, इनकम, इसमें ना गैर लाभकारी जितने भी संगठन होते हैं उनको ना चैरिटी ट्रस्ट और कल्याणकारी समितियां और NGO और धार्मिक संस्थान आदि ना, उन पे जो ना टैक्स की छूट के हकदार होते हैं इस धारा 12A के अंतर्गत, है ना। तो अब आप बताइए, इस विकल्प के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कर में छूट की स्थिति प्रदान कर रहा है ये सवाल, कर में छूट की स्थिति प्रोवाइड कराता है ये एक्ट। और उसके बाद धारा 80C IT एक्ट, वही इससे संदर्भ में अब इसकी धारा 80 के बारे में पूछ लिया कि इसकी धारा 80 कौन सी है ना, यानी 80 अंतर्गत पूछ लिया ये। ठीक है सर, दान करता हूँ। नहीं, ये तो आपका बनेगा इसके अंतर्गत ये खंड बनेगा है जो व्यय और निवेश के आयकर में छूट देता है ना, सर्विस वालों आयकर के अंतर्गत छूट देता है। तो लोक सेवक द्वारा MOHA को अपनी परिसंपत्तियां घोषित करने में, या आप ये कह लीजिए कि आय से ना हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की अनुमति भी है ना। और केवल व्यक्तिगत करदाताओं को, हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए बेसिकली ये लागू भी है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इस परिप्रेक्ष्य में लोक सेवक के द्वारा जो शब्द रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पहला वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके लिए सही माना जाएगा, पहला विकल्प इस प्रश्न के आधार पे। क्योंकि भारत में सरकारी कर्मचारियों को पदभार ग्रहण करने के दिनों में 30 दिनों के भीतर एक सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी पड़ती है। लोकायुक्त एक अधिनियम है 2013 का, है ना, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये पार्ट देखने को मिलता है ना, उस परिप्रेक्ष्य में से ये 2013 वाला है, ये वाला पार्ट भी। तो सी वाले का विकल्प क्या बनना चाहिए? एक बनेगा, है ना, यहाँ पे एक के रूप में रिप्रेजेंट होगा। और डोनर वाले परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो 80G, डोनर वाले परिप्रेक्ष्य में दानदाताओं के कर कटौती के रूप में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस दृष्टिकोण में आपका ये जो धारा 44 है सर, ये MOH क्या है सर? MOHA। ओके, ये बेसिकली सर एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो एक ये कह लीजिए कि असेट से संबंधित है, उसकी क्या नाम है उसको, असेट मतलब संपत्तियों से संबंधित है ना, ये संपत्ति से संबंधित है सर, है ना। इस संदर्भ में आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। MOHA असेट के संदर्भ में ये शब्द आता है, डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटी बाय द पब्लिक सर्वेंट अंडर के अंतर्गत ये बात आती है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसके संदर्भ में ये चीजें जिक्र किया गया है। मोह है, इसको बोला गया है मोह, पब्लिक सर्वेंट।
है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का विकल्प बताइए जरा कौन सा गया सही। पहले का 3 चला जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा और चौथे का 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 ढूंढिएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका दूसरा वाला जो विकल्प जाएगा ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए सवाल, 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने किस समाज सुधारक को आधुनिक समाज कार्य को अग्रगामी माना जाता है? और ये तो आप पता है, आप लोग वही सर आप बताए तो थे सर, वही क्वेश्चन एकदम सेम आ गया सर। वही तो देखो एक सवाल, कोह के अनुसार समाज कार्य की प्राथमिक मूल्य क्या हो सकता है? कोह के अकॉर्डिंग कल ही क्लास में शायद बताया था, कल की ही क्लास में चर्चा किया था, है ना, कल की ही क्लास में चर्चा किया था। तो एक तो मानवीय योग्यता और गरिमा को लेकर बताया था, दूसरा होने सहिष्णुता की बात हुई थी, तीसरा बुनियादी मानवीय जरूरतों की संतुष्टि की बात हुई थी, निर्णय अभिवृत्ति नहीं है, वृत्ति का पाठ होता है, आत्मनिर्णय पाठ होता है, निर्णय नहीं होता है, आत्मनिर्देशन का पाठ होगा। तो ए बी सी और ई ढूंढिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ए बी सी पहला में है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सर इसको नोट कर लेने दीजिए सर एक बार सर, बस इसके नोट कर लीजिए आप। हाँ सर। इसका तो मैंने आप लोगों को, कोई बच्चा मुझे बताया भी था जब पेपर दे के आया था, जब फीडबैक ले रहा था तो उस दौरान मैंने भी बताया था इसका। अगला सवाल देखिए, समाज कार्य अभ्यास में परानुभूति है। देखो मैंने कहा था कि सहानुभूति से सवाल नहीं बनते हैं, परानुभूति से सवाल बनते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 62 के आधार पर अगर बात करता हूं तो आप बताइए, सेवार्थी के साथ समझ होना चाहिए कि सेवार्थी की वाणी और चेहरे के हाव भाव या मूल्यांकन या निदान? सेवार्थी के साथ समझ, सेवार्थी के साथ समझ होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे तीसरा वाला जो पॉइंट जाएगा ये वाला पॉइंट आपका सही माना जाएगा। अलाभकारी संगठनों के लिए अभिशासित करने वाले निम्नलिखित विधानों को नवीनतम से प्राचीनतम की तरफ लगाना है हमें, है ना, नवीनतम से प्राचीनतम की तरफ लगाना है। और आप सबको पता होना चाहिए भैया, ये तो एक्ट बहुत ही आसान है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है नाम? 1860। ठीक है। भारतीय कंपनी अधिनियम की बात करता हूं तो अभी क्या, अभी भी मैंने 2013 आपको 2013। और यदि मैं आप लोगों से इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की बात करता हूं तब क्या नाम लगाएंगे आप लोग, बताएंगे आप? तब वहां पर क्या नाम लगेगा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 का, 1982 का। और यहाँ पे विदेशी अंशदान अधिनियम तो 2010। जरा नवीन लेकर पुराने की तरफ चलिएगा, सबसे नया कौन सा है इसमें? 2013 है, यानी बी। 2013 तो बी है, सबसे नया है। फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद 82 यानी सी, फिर उसके बाद आपका ए। तो देखिए किसी में है बी डी सी ए है, किसी में बी में है। सर सेकंड ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड वाला। आसान सवाल। निम्नलिखित में से सामाजिक विकास के लिए विशेषता कौन सी नहीं है? विशेषता कौन सी नहीं है? विशेषता कौन सी विशेषता नहीं दी गई है? तो देखो, सामाजिक और आर्थिक विकास की नीति को लागू करना सामंजस्यपूर्ण में, तो ये है। कल्याणकारी बहुलता के बारे में बात करना, ये भी आपका पॉइंट है, सामाजिक विशेषता है। पूछा है कौन सा नहीं है? कुशल क्षेत्र में बहुआयामी संकल्पना को बताना, ये भी है। सभी के लिए समान अवसर, सामाजिक विकास की ये पार्ट नहीं है, सभी के लिए समान। अच्छा, अगर इन केस अगर मैं बात भी करता हूँ, हम देखो अनुसूचित जाति के भी लोग रहते हैं, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए भी रहते हैं। तो सामाजिक विकास के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल की बात कर रहा है, फॉर ऑल की बात कर रहा है, तो उस दृष्टिकोण में ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मौके तो मिलने चाहिए, ये बात सही है, लेकिन सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता में ना ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये सभी के लिए जो समान अवसर देने की बात कर रहा है, समान अवसर, ये बेसिकली सबके लिए इक्वल नहीं होगा सामाजिक विकास के दृष्टिकोण में, उसकी विशेषता के रूप में नहीं आएगा ये। तो विकल्प डी आपका यहाँ पे सही होगा, है ना। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये, और ये आई थी फरवरी 2019 में, 2019 में आया था, है ना, 2019 में। और ये चलाया गया था श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, यानी तीसरे से मैच होगा ये। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि एक योजना है, और ये योजना लाई गई थी 1 जून 2020 में लाया गया था। और ये योजना जो चलाई गई है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, यानी 4 ये मैच होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक है, ये 2016 में आया था, और ये योजना बेसिकली किसके द्वारा चलाया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। प्रधानमंत्री कौशल एक योजना है, ये योजना बेसिकली 2015 में चलाया गया था, और ये योजना बेसिकली कौशल विकास एवं मंत्रालय के द्वारा बेसिकली चलाया गया है। तो आप यहाँ पे कहेंगे दूसरा। तो जिस ऑप्शन में 3, 4, 1, 2 मिलेगा उसी विकल्प को आपको चुनना होगा, 3, 4, 1, 2 वाले को। तो 3, 4, 1, 2 कहाँ पर है, क्या विकल्प थर्ड में मैच हो रहा है? यस सर, थर्ड। बिल्कुल, तो यही विकल्प आपका यहाँ पे सही भी होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेंगे। सर इस स्लाइड को एक बार और दिखा दीजिए सर। सर ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसकी पीडीएफ भी मैं अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे ही सेव करके, ठीक है, सेव करके ही मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ आपके ग्रुप में, ठीक है, आपको मिल जाएगा सर। ये आगे बढ़ते टाइम वेस्ट जाएगा ना। सो अभी हमें 2 घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए निम्नलिखित अधिनियमों में नीति को क्रम वर्षवार में लागू करना है, वर्ष के रूप में। आरोही का देखो यहाँ पे आरोही है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आपको इस क्रम में लगाना है। बड़ा अच्छा सवाल है। वन्य जीव संरक्षण एक अधिनियम है जो 1972 का है। राष्ट्रीय वन नीति है जो 1988 का है। जैव विविधता अधिनियम है एक जो 2002 का है। वन अधिकार अधिनियम है ये 2006 में आया था, 2006 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 1986 में आया था। जरा बढ़ते क्रम में लगाइए आप लोग, तो सबसे पहले कौन सा आया था? अगर बढ़ते क्रम में लगाओगे तो आपका बनेगा ए, फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा? 72 के बाद क्या आता है? 72 से नीचे आपको जाना है, बढ़ते क्रम में बढ़ना है ना, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? 86। फिर उसके बाद बी आएगा, और बी के बाद आपका क्या आएगा? सी आएगा। सी के बाद क्या आएगा आपका? यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ए, ई, बी, सी, डी लिखा होगा वो ऑप्शन ढूंढ के सही करिए। कहाँ पर है? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही है। मैं ये पीडीएफ ऐसे ही सेव कर दूंगा ताकि आप खोलिए तो आपको याद रहे, वो चीज़ें देख लीजिए कि हाँ ये एक्ट सर ने लिखवाया है, ताकि आपको आसानी भी हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 67 नंबर का सवाल, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पर आप लोग फोकस करिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता अगेन। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत मानवाधिकार से संबंधित विशेषज्ञ संस्थान कौन सी है? ये सवाल आपके सामने क्वेश्चन बनाया गया है। द ह्यूमन राइट काउंसिल किसी पर है? किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द स्पेशलाइज्ड बॉडी की बारे में बात कर रहा है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। कौन सा ऑप्शन है? यूनिसेफ। यूनिसेफ। बच्चों को बी सर सही लग रहा है। डी यूनिसेफ। यूनिसेफ कह रहे हैं? ये सब बच्चों के लिए, इनमें सर इनमें तो बच्चों के लिए। देखिए इस सवाल में यूनिसेफ तो बच्चों के लिए है सर। बिल्कुल, ये सवाल में सीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए एक बार सुनिएगा प्लीज, मेरी बात को ध्यान से एक बार ध्यान सुनिएगा। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की भीतर एक विशेष निकाय है सर, जो मानवाधिकार के संदर्भ में है ना परिषद की भूमिका को लेकर रिप्रेजेंट करता है। हालांकि मुझे लगता है कि इस सवाल में सभी बच्चों को कॉमन नंबर के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक परिषद भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती है इसके परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मैं अगर यहाँ पे चुनाव करता अगर इस प्रश्न में, तो आईएलओ को यहाँ पे ध्यान में रखता। संयुक्त राष्ट्र में कौन सा बेसिकली अगर अंग के रूप में पूछता तो मैं यहाँ पर इसके अंग के रूप में रख लेता, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में भी रख लेता। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबसे कहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पूछा गया कि मानवाधिकार के संदर्भ में विशेषज्ञ संस्था कौन सी है तो बेसिकली मेरे हिसाब से आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में।
ये विकल्प सही जाएगा, है ना। फिलहाल इस प्रश्न को रखिएगा अपवाद के रूप में, है ना। म्यूट हो जाइए, कहाँ हैं आप, म्यूट हो जाइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित सर यूजीसी ने किसको सही माना है? पहले वाले को, ILO को। सर पिछले वाले क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में सर? इसको ILO को माना है, पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ ओके सर, है ना। यहां जरा एक बार देखिएगा सर, भारतीय संविधान के अंतर्गत पूछा गया सवाल है ना। एक प्रकार से प्रियम्बल्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को हमें सीक्वेंस रखना है, कौन कौन से वर्ड है जो मेंशन किए गए हैं, और आशा करता हूं आप जानते हैं वो वर्ड मेंशन कौन कौन से हैं। जस्टिस, फिर लिबरलिटी, ऑप्शन 1 होगा। इक्वलिटी, फिर कौन कौन सा शब्द आ रहा है? जस्टिस कहां पे आ रहा है? न्याय होगा। ओके, न्याय, स्वतंत्रता, A और D, फिर समानता, फिर C, फिर लास्ट में बंधुत्व या बिरादरी कह लीजिए, किसी ऑप्शन में छोड़ा ये ADCB, ये वाला ऑप्शन 4 वाला, ठीक है। तो न्याय कितने टाइप के? 3 टाइप के न्याय होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने टाइप की होती है? अरे भाई 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना कितनी टाइप की होती है? 2। स्थिति, अवसर की समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता बनाए रखने में बंधुत्व का शब्द आता है, और सही विकल्प होगा यहाँ पर 4। अगला सवाल देखिए, स्वनिर्देशित समूह कार्य अभ्यास प्रतिदर्श के चरणों में व्यवस्थित करिए। इस सवाल को देखिए, केवल सवाल समझने पर फोकस करना होता है। अरेंज द स्टेप ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप वर्क एक्सपीरियंस मॉडल, प्री प्लानिंग, और उसके बाद टॉकिंग एक्शन। प्रस्थान का मतलब होता है, आप कह सकते हो टू डिपार्ट, और कार्यवाही के लिए सामूहिक तैयारी, यानी एक प्रकार से यहाँ पे कलेक्टिव रेडीनेस फॉर एक्शन की बात कर रहा है। अधिकार में लेना यानी टू टेक पोसेसिव, है ना, अथॉरिटी यानी राइट। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग इसमें रखिएगा सबसे पहले A को, फिर उसके बाद आप रखिए C यानी प्रस्थान को, फिर रखिए D यानी क्रिया के लिए सामूहिक तैयारी हो गई, और फिर उसके बाद करना स्टार्ट कर देते हैं B, और फिर लास्ट में देते हैं अपने। तो ये क्रम पे सोचना है, तर्क के माध्यम से भी इस सवाल को सही कर सकते थे आप, जिसमें A C D B E होगा वही विकल्प सही होगा। तीसरा सही। देखिए, बच्चों का यौन अपराध के बारे में अगर हम बात करते हैं सुरक्षा के अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में, तो ये आपका 12 यानी 4। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखो 1986 का है, लेकिन यहाँ 1986 नहीं लिखा हुआ है, ये आयु प्रदूषण के संदर्भ में 1981 लिखा हुआ है, तो हम इसमें रख 1981 का, ठीक है। जो वायु के संदर्भ में उसमें आता है 1981, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का पार्ट आता है फिर भी, ठीक है। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जी सर। और महिलाओं के घरेलू हिंसा का अधिनियम 2005 यानी 1। तो 4 3 2 1 देखिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1। पहला सर का क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को आप लोगों को फोकस करना है इस सवाल पर भी, है ना, कि सोशल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप
अगर हम बात करते हैं तो 1930 में ये आई थी किताब, 1930 में आई थी। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बता सकते हैं? प्रेस कोयले पे। प्रेस कोयले के द्वारा, पहला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका करेक्ट माना जाएगा इस सवाल में। उसके बाद एन सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, म्यूट रहिए भाई, क्यों इतना बैकग्राउंड? सर ये बहुत आवाज आ रही है सर। कहाँ से आ रही? जिम पॉइंट होगा सर, ये टॉम डगलस होंगे सर। टॉम डगलस है सर इसके। भाई म्यूट रहे, बैकग्राउंड आवाज ना आए प्लीज। हाँ, जवाब दे रहे हैं सोशल साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप प्रोसेस, और जो है डिसीजन मेकिंग का नाम के रूप में अगर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो इस प्रक्रिया में नाम आना चाहिए। नहीं, टॉम डगलस का नाम कहाँ से आएगा सर, है ना? यहाँ पे नाम आएगा कोलिस बेरी एंड हेराल्ड का नाम देखने को मिलेगा। ग्यूट जको, जो है यहाँ पे ग्यूट जको का नाम लिखा हुआ है, ये एक पर्सन का नाम है, और उस प्रक्रिया यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले सवाल में, तो ग्रुप प्रोसेस इन सोशल वर्क आ थ्योरेटिकल सिंथेसिस आता है, तो इसमें नाम सिंपल सी बात है, ये आपका विकल्प में सही जाएगा, टॉम डगलस। यहाँ पे टॉम डगलस होंगे। ग्रुप इन सोशल वर्क में देखो नाम अगर आता है तो ये फोर्ट ME, और साथ साथ बता दूं मैं आपको HB ट्रेकर का भी नाम आता है इसमें, और ट्रेकर का नाम भी इसमें देखने को मिला है इस किताब में, ठीक है। तो इनका भी नाम आता है और ट्रेकर का भी नाम आता है, दोनों का नाम इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 3 से मैच होंगे, और ये 1 से मैच होंगे, ये 4 से मैच होंगे, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ये वाला पॉइंट आपका फिर सही हो जाएगा। नीति आयोग का बड़ा कार्य क्या हो सकता है इसमें, बताइए? दूसरा। बिल्कुल, नीति आयोग के, हाँ, नीति आयोग के जो सबसे बड़ा कार्य इस परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल सकता है, वो विकल्प आपका क्या होना चाहिए? सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का अनुश्रवण करना, यानी मॉनिटरिंग करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो आप गूगल भी करोगे ना तो आपको सिंपल मिल जाएगा कि देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाना और उसकी निगरानी करना, तो इसका यही सबसे बड़ा कार्य है, तो इसका तीसरा सही होगा, ठीक है सर। इसका दूसरा पॉइंट आपको लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ की अवधारणा किसने दिया है? ये पेपर में आपने किया भी है क्लास में, स्कूले का नाम आता है। और व्यक्ति अपनी आत्म अवधारणा को इस आधार पर विकसित किया कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि आत्म दर्पण का सिद्धांत उसे बोला गया। आत्म दर्पण का सिद्धांत 1902 में आया था। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किताब थी, उसी किताब में दिया हुआ था। विकास के कारक आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वृद्धि एंड विकास के निम्न कारकों का संयोज कर आपको बताना है इसके अंतर्गत वृद्धि और विकास। ये शब्द दिए गए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में, इस पे कौन कौन सी चीजें निर्भर हो सकती हैं, इसी पर आप लोगों को डिस्कस करना है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आप सबसे यहाँ पे कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि एक तो वांछानुगत कारण होगा, और दूसरा मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि पर्यावरणीय भी रिप्रेजेंट होगा। वृद्धि और विकास में अहम रोल तो एक तो जो वांछानुगत से आ रहा हेरिडिटी वो भी रहेगा, एनवायरमेंट भी शामिल रहेगा उसमें। पार्ट आता है इंडोक्राइन कारक। इंडोक्राइन कारक भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। होता क्या है, इसको अंतःस्रावी कारक बोलते हैं हम लोग। अंतःस्रावी का मतलब होता है हार्मोन है ना। मान लीजिए जिसके पिता में अगर वो हार्मोन तो है, तो कभी कभी जिसे लंबे होने, अगर पिता लंबा है तो बेटा भी लंबा हो सकता है ना। कद उनकी अगर पिता की छोटी है तो बेटे के भी कद छोटे हो सकते हैं मे भी। तो अंतःस्रावी कारक होते हैं यहाँ पर, इसलिए उसको इंडोक्राइन कारक बोला गया है। अन्य पदार्थ होते हैं
आंतरिक प्रतिक्रियाएं या उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, उस दृष्टिकोण में ये नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सही जाएगा। तो पहले को सही करिए, दूसरे को सही करिए, एंड ई वाले को भी आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए किसी विकल्प में दिया गया है ए बी ई, पहला ही तो है, पहला ही है, पहला विकल्प सही है। अगला सवाल लिखिए, उस प्रक्रिया को जिसमें शोधकर्ता यानी आप, अब यहाँ आप अपने आप को रख के सोचिएगा, उन लोगों को जो या जिन पर शोध किया गया हो, उन लोगों को जिन पर शोध किया गया हो शोध का निष्कर्ष उपलब्ध कराता है, तो उसे कहा जाता है? विश्वसनीयता। नहीं, उसे प्रत्यार्थी विधिमान्यकरण कहा जाता है सर। क्या है समझिएगा इसको। ठीक है, एक प्रकार से आप इसे कह सकते हैं प्रतिवादी सत्यापन भी, वैलिडेशन कह सकते हो आप, रिस्पोंडेंट वैलिडेशन भी कह सकते हो। ये सर गुणात्मक शोध की एक तकनीक है, ये शोध की तकनीक है ये सर, जिसमें सटीकता से सत्यापित करने के लिए प्रतिभागियों के साथ डेटा साझा किया जाता है, तो उसे विधिमान्यकरण कहा जाता है। तो इस सवाल में देख सकते हो कि जिसमें शोधकर्ता उन लोगों को जिन पर शोध किया गया हो शोध का निष्कर्ष उपलब्ध कराता है, तो उसे प्रत्यार्थी विधिमान्यकरण कहा जाता है। शोध गुणात्मक शोध की तकनीक है ये, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसे प्रत्युत्तरदाता सत्यापन भी कहा जा सकता है ना? बाल विकास में सर ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जो पहला ऑप्शन है? जी सर क्या है, एक मिनट में दिखा रहा हूं आपको। जो पहला ऑप्शन है सर ट्रायंगुलेशन। टेबुलेशन होगा सर, ट्रायंगुलेशन। देखो इसको अगर हम बात, जी सर। हाँ अच्छा, ट्रायंगुलेशन होता है। देखिए ये ट्रायंगुलेशन क्या होता है सर, त्रिकोणीकरण कहा जाता है इसको। एक शोध पद्धति होती है सर, इसमें ये वैज्ञानिक रणनीति होती है, मनोवैज्ञानिक रणनीति होती है, ये मनोवैज्ञानिक रणनीति होती है। और इस रणनीति में ना वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाता है। इसमें ना प्रश्न होते हैं और उस प्रश्नों के आधार पर क्रिया की जाती है ट्रायंगुलेशन। निष्कर्ष में ये समर्थन की जानकारी एकत्र करता है। निष्कर्ष आपको देना है किसी बात को लेकर, तो उसमें क्या निष्कर्ष में क्या लिखोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसको ट्रायंगुलेशन का पार्ट हम लोग बोलते हैं, उसको त्रिकोणीकरण कहा जाता है। और ये सर्वेक्षण को आसान बनाने के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र को त्रिकोणीय भागों में विभाजित करने की एक विधि होती है। ये एक प्रकार की विधि कह लीजिए, या इसे एक प्रकार से आप मेथड का नाम भी ले सकते हैं, या मेथड भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है सर, तो मान लीजिए एक तरफ जी सर करते हैं लेट्स मी हेल्प यू, ये ट्रायंगुलेशन का पार्ट बना, है ना। दूसरा अगर बात करते हैं, एक तरफ विक्टिम हो गया, ठीक है, एक तरफ विक्टिम हो गया, विक्टिम। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पे, फैकल्टी यानी सोशल वर्कर। तीसरी तरफ आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपके पास जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, वो पार्ट हो गया। तो इनमें निकाला जाएगा शोध। अब ये दोनों जरूरी होते हैं, ये भी जरूरी होता है, ये इसीलिए एक नाम दिया गया एक प्रकार से। कॉन्फ्लिक्ट की प्रक्रिया इन्हीं दोनों के बीच में होती है, संघर्ष इन्हीं दोनों के बीच में होता है। ठीक है, संघर्ष इन्हीं दोनों के बीच में होता है। तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन को भी पार्ट रिलेट करा सकता है, ट्रायंगुलेशन का पार्ट, है ना। विधि के रूप में जाना जाता है, ये भी है। निष्कर्ष जब निकाला जाएगा तो उसमें कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो ये ट्रायंगुलेशन के माध्यम से चीजें आती है। बाल विकास के कुछ चरण दिए गए हैं, बाल विकास के कुछ चरण दिए गए हैं। उन चरणों की याद आ रहा है, ये चरण किसका है, बता सकते हो ये चरण किसका है? नहीं याद आ रहा है? जीन पियाजे का भाई, ये चरण किसका है? जीन पियाजे महोदय का है।
स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी अगर आप पढ़ोगे ना, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसमें जीन पियाजे का नाम मिलेगा। तो एक मिलता है सेंसरी, एक मिलता है सेंसरी। सेंसरी को हम लोग बोलते हैं संवेदक मोटर, ठीक है, और जिसकी एज होती है 0 से 2 साल। उसके बाद आपको मिलेगा प्री ऑपरेशनल, यानी पूर्व परिचालन, प्री ऑपरेशनल को 2 से 7 साल मिलेगा, यानी पहले बी होगा फिर सी होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा आता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है। कॉन्क्रीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉन्क्रीट को क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट को क्या बोलेंगे, ठोस प्रचालन। हाँ, ठोस प्रचालन यानी ए। और फिर एक आता है औपचारिक, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये बन जाएगा आपका डी। तो इसकी एज क्या होती है 7 से लेकर 11, और ये 11 से प्लस होता है, ठीक है। तो आप देखिए बी सी ए डी कहीं सर कितने दिया था सर इसको? जीन पियाजे, जीन पियाजे, ये थ्योरी जीन पियाजे की है। सर आपने पढ़ाया भी है। हाँ, इसकी क्लास मैंने दिया भी था जी सर। ऐसी बात नहीं कि जो क्वेश्चन आए हो ना पढ़ाया गया हो, है ना, ऐसी बात नहीं है। एक आध प्रश्न तो बनते हैं, है ना, कि वो ना पूछे जाए, हमको तो लग रहा सारे आए क्वेश्चन। जो पढ़ाया जाएगा वो आपके पेपर में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सारी लगभग चीजें करवा दिया है ना। क्लासेस में भी है सर ये। हाँ, अब देखो 6 सिग्मा है। आप यूनिट नंबर अगर 9, 10 पढ़े होंगे तो वहां पे 6 सिग्मा भी पढ़े होंगे। HR में 6 सिग्मा को परियोजन या परिनियोजन का लक्ष्य डैश हो सकता है। जानते हैं, मानव संसाधन में 6 सिग्मा लागू करने का जो उद्देश्य होता है वो डेटा संचालित करने की पद्धति उपयोग करने के लिए यूज किया जाता है इसका, है ना। तो मेरा कहने का मतलब, अगर इस सवाल के आधार पे आपसे बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग प्रक्रिया के प्रभाव में सुधार करता है ये 6 सिग्मा, ये ना, ये गुणवत्ता में सुधार करता है, प्रोसेस में सुधार करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कपड़े आते हैं और कपड़े का आप कटिंग करते हो, है ना, एक आप ड्रेस बनाते हो, और जब आप ड्रेस बनाते हो तो उसमें कुछ कपड़े बच जाते हैं, उस बचे हुए कपड़े को आप यूटिलाइज कर लेते हो, यूज कर लेते हो। तो उस प्रक्रिया में भी आपका 6 सिग्मा का पार्ट वहां पे शामिल होता है। तो यहाँ पे प्रक्रिया के प्रभाव में सुधार करना इसका एक पार्ट बनता है। दूसरा पार्ट आंकड़ों को संग्रहित करके समस्या को समाधान करने के लिए बनता है। और तीसरा सांख्यिकी चिंतन का प्रयोग करता है, रोजगार को बढ़ावा नहीं देता, ये गलत चीज लिखा हुआ है। और जो है यहाँ पे आवर्तन पर बल देना, यहाँ पे फोर्स ऑन रोटेशन कहा जाता है इसको, फोर्स ऑन रोटेशन कहा जाता है, जो कि ये भी पार्ट यहाँ पे शामिल नहीं होगा, रोटेशन वगैरह ये सब तो साइंस का पार्ट आ गया, ठीक है। एफ साइन थीटा पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेगी, द फोर्स ऑन रोटेशन, है ना, वो पार्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगी। उसको बोला जाता है टार्क, क्या बोला जाता है, टार्क बोला जाता है, इसको टार्क कहा जाता है। साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो द फोर्स ऑन रोटेशन इज कॉल्ड टार्क, टार्क कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ढूंढिए कहां पर है, ए बी डी ई, बी ई ढूंढिए, ये तो पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में 104वां जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? नहीं पता? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर। देखो, ये जो भारतीय संविधान 104 नंबर का संशोधन हुआ था ये 2019 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उनमें ना आरक्षण समाप्त करने, इंडिया एंग्लो का बेसिकली आरक्षण को खत्म कर दिया गया, यानी डी पॉइंट इस प्रश्न के आधार पर आप कहोगे कि है। दूसरी बात, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ा देने की बात भी कही गई थी। एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा देने की भी बात की गई थी, यानी बी और डी केवल होगा बस।
बी और डी अगर होगा तो केवल आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जाएगा सही। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, केवल बी और डी सही होगा इस प्रश्न में, है ना। आगे बात करते हैं। सर एक बार इसको सर स्लाइड ऊपर कर दीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर सर यूपीपीसीएस के अभी लिए मैं भी सर। आपको सेव करके दे दूंगा सर, पीडीएफ भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा सर, है ना, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन। सर एक बार आंसर सही दीजिएगा सर, आंसर सही। हाँ आंसर सही देंगे, आंसर सही देंगे, निश्चित रहे। उसके बाद देखिए, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है ये क्वेश्चन नंबर। अगर हम बात करते हैं पोषण अभियान की बात करते हैं तो ये 2018 में, मार्च 2018 में चलाया गया था सर, मार्च 2000 जो है चलाया गया था। और ये इस पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि समग्र विकास और पर्याप्त पोषण की बात की गई थी, यानी तीसरे नंबर का पॉइंट। बच्चों के नेशनल क्रेच स्कीम की बात करता हूं सर, तो 1 जनवरी 2006 में ये सर थी। और ये बेसिकली जो रिलेट Second. कराता है, ये जो रिलेट कराता है ये कामकाजी महिलाओं को देखो किसमें, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए दिन में ध्यान रखने की सेवा है ये सर। ये सामने से मैच होगा, ये 2006 और ये दूसरे से मैच होगा। बालिका समृद्धि योजना 1997 में, 1997 में, है ना। और ये रिलेट कराएगा आपका बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन 1997 आपका रिलेट हो जाएगा पहला। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बचा लिए, ये 2014 में आया था। किसको मिलाओगे सामने, डी का 4, 2014 और 4। तो ढूंढिएगा आप लोग अभी 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, पहला ऑप्शन सही है। सर क्रेच स्कीम 2017 का है ना? क्रेच स्कीम सर 2006 में आया। सर राष्ट्रीय क्या कह रहे हैं आप सर, 2006 में क्रेच स्कीम जो लाई गई, ओके हाँ वो 2006 में लाई गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। सर एक बार आपने एक वीडियो में सर, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सर एक बार आपने बताया था 1 जनवरी 2000, एक बार सर आपने बताया था 1 जनवरी 2017 का है राष्ट्रीय क्रेच योजना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे। देखिए जो भारत में राष्ट्रीय क्रेच योजना है कामकाजी माताओं के लिए है, वो है ना, वो कामकाजी जो माताएं हैं उनके लिए ये क्रेच योजना बेसिकली लागू है ना। और वो 2007 का पार्ट बनता है। और उसी के तहत जैसे मिशन योजना है जो राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना गया, संशोधन का पार्ट हुआ, वो 2022 का पार्ट हुआ, वो 2022 में था, वो 2022 में था। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा 2006 को आप ध्यान में रखें क्रेच योजना को। एक सवाल यहाँ पे देखिए और आपके सामने है। सवाल कहता है कि यदि प्रतिचयन का मतलब था सैंपल सर, यदि प्रतिचयन में एरर आ जाए, त्रुटि में, यदि प्रतिचयन त्रुटि में मानक या मापन त्रुटि हो जाए, यानी मेजरमेंट एरर हो जाए, आप कह लीजिए या मेजरमेंट एरर या नॉन सैंपलिंग एरर। फिर कहता है कि गैर प्रतिचयन त्रुटि में अथवा गैर प्रतिचयन त्रुटि में जोड़ा जाए तो वो क्या प्राप्त होगा। सिंपल सवाल है, यदि मान लीजिए मेजरमेंट एरर, नॉन सैंपलिंग एरर इज एडेड टू सैंपल एरर, जोड़ा जाए तो वहां पर क्या पार्ट बनेगा। तो ऑप्शन देता है टोटल एरर यानी कुल, फिर कहता है कि फ्रेम एरर, फिर आपसे कहता है संयोग यानी कोइंसिडेंस एरर, और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स एरर। तो क्या नाम देना चाहेंगे इस प्रश्न के आधार पे। टोटल त्रुटि, बिल्कुल, टोटल एरर कुल त्रुटि, स्टैटिकल एनालिसिस इसका नाम है, टोटल एरर इन अ स्टैटिकल एनालिसिस। दैट मीन्स यदि आप सैंपल एरर में मानक एरर या नॉन सैंपल एरर जोड़ते हैं
तो आपको सांख्यिकीय विश्लेषण में कुल त्रुटियां मिलेंगी, कुल त्रुटियां मिलेंगी, यानी कुल एरर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कुल टोटल एरर का पार्ट बनेगा, कुल टोटल एरर का पार्ट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पैराफ्रेजिंग एक तकनीक होता है, ये बात आपको पता है, ये अभिव्यक्त करता है। बताओ इसका प्रयोग आमतौर पर डैश में किया जाता है, क्या होना चाहिए इस सवाल के अंतर्गत? सर परामर्श, परामर्श। इज अ टेक्निक कॉमनली डैश यूज्ड इन काउंसलिंग, यानी परामर्श। समूह गतिकी में होता है। नहीं सर, यहाँ अगर हम बात करेंगे सर तो इनका कहना सही है, ये पार्ट आपका जो आएगा वो पैराफ्रेजिंग का ही पार्ट मानते हैं, कोई दो राय नहीं। इसमें पैराफ्रेजिंग का पार्ट के अंतर्गत हम लोग परामर्श को ही शामिल करेंगे, है ना, काउंसलिंग शामिल रहेगा, समूह गतिकी नहीं होगा, ग्रुप का पार्ट इसमें होता नहीं। काउंसलिंग के दौरान ये चीजें होती हैं सर। ये राष्ट्रीय क्रेच योजना जो है, हाँ, इसको आपने 1 जनवरी 2017 बताया था सर। देखिए वहाँ उसके आगे पीछे कुछ पढ़िएगा, राष्ट्रीय, हाँ उसमें लिखा है सर, हाँ शिशु गृह 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास। क्या बताया था उसमें? 2017 1 जनवरी 2017 सर। संशोधन का पार्ट कुछ नहीं है उसमें? नहीं सर, उसमें वही था शिशु गृह में जो बच्चे होते हैं ना 6 माह से 6 वर्ष तक के। ये बात तो सही है, क्योंकि ये आईसीडीएस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं ये क्रेच योजना आईसीडीएस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 6 माह से लेके 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और शिशु गृह में लगभग महीने 26 दिन या आपके लिए प्रतिदिन 7.5 घंटा क्रेच वो जो है ओपन रहता है, यानी वो खुला रहता है, वो जो बेसिकली ओपन रहता है उस क्रेच योजना के अंतर्गत। तो देखो क्रेच योजना 2022 का भी संशोधन का पार्ट रहा है, उसमें नई नई चीजें जोड़ी गई हैं, है ना, उसमें नई नई चीजें जो है बेसिकली जोड़ा भी गया है। और मेरा अगर मैं आप सबसे कहूँ इसमें ना सभी लोग ध्यान रखेंगे कि शुरुआती दौर पे अगर पूछा जाता है तो आप लोग वहां पे लगाएंगे, सुनिए एक बार, शुरुआती दौर से राष्ट्रीय क्रेच योजना के रूप में अगर नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप पहले तो शुरुआती दौर पे 2007 लगाएंगे। और यदि आपसे आईसीडीएस के अंतर्गत आपसे पूछा जाए, जो पहले राजीव गांधी क्रेच शिशु गृह योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जो जाना जाता था, वही पार्ट अगर है एक जिसका नाम क्रेच के रूप में, तो उसकी डेट आप लोग लगाइएगा 1 जनवरी 2017 आईसीडीएस के अंतर्गत 1 जनवरी 2017। ये भी पार्ट आपको ध्यान रखना है 2017 वाला आईसीडीएस के अंतर्गत, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था उस प्रक्रिया में। लेकिन यहाँ पे 2017 मैंने 7 लिखवाया है, 6 लिखवाया है, तो गलत नहीं लिखवाया है सर, वो भी कहीं ना कहीं रिलेट कराता है, ठीक है, क्रेच है ना। निश्चित रहे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल आप ध्यान में रखे रहिए उसको। बाकी मैं जब टॉपिक क्लास लूंगा आप लोगों को तो वहाँ पे भी उसको कवर करूंगा। योजना नवजात शिशुओं के लिए भी दर्शाया गया है ना, क्रेच योजना के रूप में, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा 2017 का भी 2007 का भी। सर ये पैराफ्रेजिंग सर ये दिखा रहा है सर, काउंसलिंग में सर नहीं है ये सर, दिया है सर, you use some of the author's key terms but you use many of your own words and sentence structure। ऐसे रिलेटेड सर देखा जाएगा तो सर इसको हम लोग समाज कार्य शोध में ही यूज कर सकते हैं सर। रीड योर टेक्स्ट पैराग्राफ, इंश्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, देखिए ये मीनिंग आप मुझे पैराफ्रेजिंग का मीनिंग बता रहे हैं, आप ना पैराफ्रेजिंग का आशय बता रहे हैं कि पैराफ्रेजिंग बेसिकली होता क्या है उस संदर्भ में। लेकिन यहाँ सर पैराफ्रेजिंग जब एक तकनीक के रूप में आएगा जिसका हम उपयोग आम करते हैं, पैराफ्रेजिंग जनरली अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, खासकर वो परामर्श से काउंसलिंग के रूप में करते हैं। रिसर्च में देखो पैराफ्रेजिंग जैसे क्या होता है, किसी बात को निकालना, जिसे आपसे कहूँ शिक्षा क्या होती है, तो शिक्षा के आप एक बात कहोगे कि सर जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, जो आंतरिक विचार होते हैं, वो बाहर निकालना होता है, वो वही बोलेंगे आप, अभिव्यक्त करना। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना।
अब पैराफ्रेजिंग एक वही एक्सप्रेस करवाना है अगर आपको, तो कोई ना कोई टेक्निक आप कि वो अपनी बातें बोले, वो आपको अपनी बातें कहे। मान लीजिए अगर वो बोलता भी नहीं तो आप वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटीज करवाते हो, तो वो एक प्रकार का पैराफ्रेजिंग का पार्ट होता है। तो अभिव्यक्त करना, पैराफ्रेजिंग का मेन अभिव्यक्त करना। अब काउंसलिंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी से जनरली बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनसे निकलवाते हैं, तो उसकी आशय जो दर्शाया जाएगा इस प्रश्न के आधार पे वो काउंसलिंग शब्द दर्शाता है। क्योंकि मैं काउंसलिंग में ऐसा करता हूं पैराफ्रेजिंग का प्रयोग, है ना, ताकि वो डेटा दे सके उस बच्चे के संदर्भ में या के संदर्भ में वो डेटा मुझे मिल सके। पैराफ्रेजिंग आपको इग्नू हरियंट की जो किताब है, हरियंट की किताब इसका एक पैराग्राफ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, पैराफ्रेजिंग का मतलब। और वो भी रिसर्च में खोजोगे तब, रिसर्च का टॉपिक में खोजिएगा, वहां पैराफ्रेजिंग मिलेगा। और साफ शब्दों में उसमें लिखा भी है हरियंट की किताब में कि अभिव्यक्त, है ना, विचारों को अभिव्यक्त करना। और व्यक्त कब कहाँ करवाओगे? वो काउंसलिंग में, समूह गतिकी में भी नहीं होगा, चिंतनशील चर्चा में भी नहीं होगा, ना ही समाजकारी शोध में भी होगा। केवल आपका सेकंड पॉइंट ही यहाँ पे जवाब होगा। अगर वो तकनीक नहीं लिखता ना कि पैराफ्रेजिंग जिसका प्रयोग आमतौर पर करते हैं, तो आप रिसर्च भी यहाँ पे कह सकते थे, ठीक है, समूह गतिकी का भी पार्ट शामिल कर सकते थे, ठीक है। चिंतनशील प्रक्रिया नहीं होगा, मनन करना हो गया ये चिंतनशील प्रक्रिया, ठीक है। केवल पहला और तीसरा तब सही हो जाएगा आपका। और वहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगा तो, काउंसलिंग भी नहीं होगा तो, ठीक है, इस पर पेज में होगा। पैराफ्रेजिंग का मतलब केवल इतना ध्यान रखिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, सबसे ऊपर लिख लीजिए, किसी बात को अभिव्यक्त करना, विचारों को अभिव्यक्त करना पैराफ्रेजिंग कहलाता है, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिए अपने। देखिए, किस प्रतिवेदन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुआ था? चौथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। दूसरा सर दूसरा पिछड़ा वर्ग। दूसरा, यहां पर दूसरा जवाब आया है, विकल्प में दूसरा ही सही जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंडल आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मंडल आयोग ने लगभग 31 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति रेड्डी ने को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। और वहां पर बेसिकली सरकारी नौकरी के लिए शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% के आरक्षण की सिफारिश भी हुई, मतलब 27%, है ना। तो इस पेज में आप लोगों को ध्यान भी रखना है इसको लेकर। और चीज ध्यान रखिएगा, भारत का जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग आया था वो लगभग 3 आ चुके हैं, तो जो पहला आया था वो 29 जनवरी सन 1953 का पार्ट था, पहला वाला। और आपको पता होगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काका साहेब कालेलकर महोदय कर रहे थे, है ना, कालेलकर महोदय कर रहे थे। तो अब इसकी रिपोर्ट बेसिकली 30 मार्च 1955 का ही। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 1953 का वर्ष, 1953 का वर्ष, है ना, 1953 का वर्ष याद रखेंगे। और देखो, एक संवैधानिक निकाय के रूप में आया, तो जो पिछड़ा वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था वो तीसरे रूप में रिप्रेजेंट होता है। तीसरा था वो आयोग के रूप में रिप्रेजेंट हुआ था 1993 में, 1993 में रिप्रेजेंट हुआ था वो, ठीक है, वो आयोग के रूप में था। लेकिन जो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे तो वो 1 जनवरी 1979 को आया था, मंडल आयोग के नाम से जाना जाता था इसको। और इसी आयोग में बेसिकली सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान भी की गई थी इसी मंडल के अंतर्गत। इसी में 27% का आरक्षण देने की बात भी हुई थी। ओबीसी की आबादी कुल लगभग करीबन 52% बताई भी गई थी इसी में। और आरक्षण सीधे भर्ती के लिए रिक्तियों को लागू करेगा, वो उन सब देखने को मिला था, ठीक है। तो तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिकली भारत में अगर पूछा जाए तो आप लोग दर्शा सकते हो कि जो आयोग है 2 अप्रैल 1993 को जो आया था आयोग के रूप में, उसका नाम दर्शा सकते हैं यहाँ पर, पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में। और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग में। इनकी सब नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा इनके संदर्भ में। क्लियर है? बताओ। ऑफ कर दीजिए। हाँ, एक बार म्यूट हो जाइएगा प्लीज। इसका जवाब तो दूसरा सही होगा, दूसरा।
आगे बढ़िए। वैयक्तिक सर कार्य बहुत में शोर किन समस्याओं को शोर हो सुलझाया? रहा है सर। हाँ सर। शोर शोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा सर, दबंग हाँ, भाई। एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज, सभी लोगों से बोल रहा हूँ। एक अजीत यादव है दबंग। दबंग, अरे भाई अजीत जी म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। दबंग जी वैयक्तिक म्यूट हो जाइए। हाँ, वैयक्तिक कार्य में किन समस्याओं को सुलझाया जाता है? म्यूट हो जाए तो धुमियार जी आ जाएंगे भाई साहब। चलिए यहाँ पे देखिएगा, वैयक्तिक कार्य में किन समस्याओं को सुलझाया जाता है? वैयक्तिक कार्य में, सोशल केस वर्क में बताइए जरा, किन समस्या को सुलझाया जाता है? सापेक्षित सीमित समस्याएं हो, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो सापेक्षता गंभीर और व्यापक अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक समस्याएं हैं तो भी। वहीं अगर हम बात करें सापेक्षता दीर्घकालीन समस्या है वो भी। सकल सामग्रीगत पर्यावरणीय हानियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अगर समस्या है तो भी। तो ये तो सोशल केस वर्क में ये सभी समस्या आ सकती है कि नहीं? ABCD सभी आ सकती हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन सही होगा। समस्याएं सारी आ सकती हैं सोशल केस वर्क के अंतर्गत, और उनको ये सारी समस्याओं को सुलझाया भी जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका सही जाएगा 4 वाला। बताइए कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। धर्म में आस्था। ऊर्जा और गति। धर्म आस्था तो कम्युनिटी की विशेषता हो जाएगी ना, धर्म है, आस्था भी है, कम्युनिटी चेतना भी आ जाएगी, पड़ोस की भूमिका भी आ जाएगी, है ना। ऊर्जा और गति तो ये कहाँ, ये कम्युनिटी की थोड़ी विशेषता होगी। ऊर्जा ये बनेगी विशेषता, है ना। एनर्जी एंड स्पीड क्या हो सकती है? एनर्जी एंड स्पीड कोई पार्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, है ना। जी सर, ये तो एकदम ही अलग है सर। हाँ, ये एकदम अलग पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप सभी लोग, ये भी सवाल हम सब के लिए इम्पोर्टेंट के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। और सवाल देखो यहाँ पे दिया गया है पोषण अभियान को लेकर, इसको न्यूट्रिशन कैंपेन के नाम से हम लोग जान सकते हैं, है ना। और अगर इसको अगर प्रश्न बनाता है कि भाई कब लॉन्च किया गया था, तो क्या बताएंगे इसको? बता सकते हैं आप? देखो 2018 भाई, ये तो बड़ा आसान है ना। 2018 का पास है ना, 2018 जून। सर अभी क्लास कब तक चलेगी? क्यों, क्या BADC होगा, BADC होगा सर, सेकेंड नंबर सर, BADC। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो 2001 या 2002 के परिप्रेक्ष्य में ये वर्ष भी देखने को मिलता है ना। अच्छा, उन्नत भारत एक अभियान है ना, उन्नत भारत एक अभियान है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2000 बताते रहिए ताकि ये चीजें समझ में आ। 2016 में। नहीं, उन्नत भारत अभियान सर, ये बेसिकली 2014 शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है सर, ये 2014 का, है ना। उसके अंतर्गत ही आता है। ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने के लिए ये बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। और एक आता है निर्मल भारत अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको लॉन्च कब किया गया है? सॉरी 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को बेसिकली अनाउंसमेंट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर महोदय ने, है ना, निर्मल भारत अभियान के संदर्भ में। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के आधार पे, है ना। मैं 1999। हाँ, ये सही डेट आया अभी सही डेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार के द्वारा 2014 में निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के नाम स्वच्छ भारत अभियान का नाम दिया गया, ठीक है। हालांकि निर्मल भारत अभियान सरकार के द्वारा सन 1999 में शुरू किया गया था, है ना, जिसका लक्ष्य 2017 तक रखा गया था। शौच की प्रथा को समाप्त करना था। लेकिन 2 अक्टूबर 2014 को इसका नाम रीनेम किया गया है, आप ये कह लीजिए बदला गया है। तो क्या आप यहाँ पे, ये तो शुरुआत की डेट पूछ रहा था ना आपसे, तो 2014 नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने उन्नत भारत 2014 लगा दिया है ना। इस प्रश्न के आधार पे ऐसा भी एग्जामिनर नहीं देगा कि 2 ईयर्स बेसिकली वहाँ पे रिलेट कराएं या आपस में वो चीज़ें टकराएं, है ना। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढोगे ऑप्शन में, तो जरा मुझे बताइए कि शुरुआत करने की डेट से आपको लगाना है, तो ऑप्शन में कौन सा जाना चाहिए?
पहले बी आएगा, सर डी हो जाएगा। फिर डी, सर डी। फिर उसके बाद सी, फिर ए। ये बनेगा, है ना? डी पहले आएगा ना सर, डी पहले आएगा। सर डी दिखा रहा है इसमें। सर डी 99 डी आएगा सर, पहले 99 डी आएगा ना। पहले डी आएगा, ओके, फिर बी, बी आएगा सर। फिर बी, फिर सी 2014, फिर ए। हाँ ठीक ठीक। अब कौन सा ऑप्शन जा रहा है? हो रहा है डी हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन सी कहाँ हो रहा है? कौन नहीं हो रहा है? कोई सा नहीं हो रहा है। है सर, कोई नहीं हो रहा सर, इनमें से कोई। इसका नंबर 3 मिलेगा आप लोग को। ओके, ये सवाल भारत अभियान को लेकर पूछा गया था। उन्नत भारत अभियान कब शुरू हुआ भी? 2014, 11 अक्टूबर को। ठीक है, ये तो सही हो गया। अच्छा, रही बात निर्मल भारत। निर्मल भारत को हम लोग वही लगाएंगे भाई, दो कब शुरुआत की बात करेगा इसका, तो हम लोग लगाएंगे 1999 में। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका 2012 करिए, निर्मल भारत अभियान की शुरुआत को, क्योंकि एक बार समाप्त हो गया था शौच प्रथा, जब समाप्त हो 2012 में बाद में चला गया 2012। 2012 का ही है। अब 2012 लगेगा, तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन चल रहा है यहाँ पे। तो निर्मल भारत अभियान 1999 में शुरू हुआ था सर। लेकिन फिर उसको बनाया, फिर इसे समाप्त हो गया सर 2002 भी तो लगवाया था योजना के हिसाब से, निर्मल भारत योजना जो आई थी। 2002 लगा दे इसको, 2001 सर्व शिक्षा अभियान। नहीं, योजना जो पंचवर्षीय योजना में 2002 दिखाया था, बताया था। 2012 सबसे पहले। 12 से अच्छा, 2012 लगाएंगे अगर हम लोग, तो सबसे पहले बी आएगा, फिर जी उसके बाद सर। 2014 आएगा, फिर उसके सॉरी 2014 नहीं 2000 डी आएगा सर। फिर डी आएगा। 12 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा, सी के बाद ए आएगा। बी सी डी ए कहीं पर हो रहा है? बी सी ऑप्शन नंबर 1 सर। एक नंबर जा रहे हैं। देखो मैं बता दूं आपको कि योजनाएं ना बेसिकली क्या हुआ मैं जो 1997 में सर चलाई गई थी, है तो निर्मल भारत अभियान 1997 में भी आया है। तो ये बेसिकली शौच प्रथा को समाप्त कर दिया फिर 97 में, ठीक है। फिर उसके बाद 2012 में, फिर ये 2012 से कंटिन्यू हो रही थी, चल रही थी, 2012 से चल रही थी। 2012 से जब चल रही थी तो 2014 में इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। 2 अक्टूबर 2014 को इसका नाम क्या कर दिया गया? स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया इसका नाम, ठीक है। तो आप 1997, हम लोग 1997 से सोच रहे हैं, लेकिन 1997 से सोचना था। यहाँ पे इस सवाल के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 2012 से हम लोगों को सोचना था। निर्मल भारत के रूप में आया 2012, फिर दोबारा से रिनेम हुआ, फिर चला आया गया, कोई नाम बदला नहीं गया था, उसी को दोबारा से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये 2012 लगाइएगा इसको। अब ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, पहला विकल्प सही होगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए म्यूट रहिए, बहुत आवाज आ रही है, बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है ना। प्लीज अजीत, क्या नाम अजीत जी, म्यूट है सर 2 साल बाद नहीं सर अजीत है सर, और एक दबंग जी हैं, ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर। अगला सवाल, शोध समस्या का सामान्यतः रूप से डैश से संबंधित हो सकता है। शोध समस्या के संदर्भ में बताना है हमें कि सामान्य रूप से संबंधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बताना उचित समझेंगे? ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 जाएगा ऑप्शन सर, 4। समाधान पाने में अनुसंधानकर्ता द्वारा। कठिनाई का तैयार समाधान सकता है। तो सॉरी, हाँ 2 होगा। शोध समस्या सामान्यतः रूप से डैश से संबंधित हो सकता है, तो समाधान पाने में अनुसंधानकर्ता के द्वारा कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है ना। तो अनुभव के परिप्रेक्ष्य में अनुभव से संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं। तो शोध समस्या सामान्यतः रूप से, मतलब सामान्यतः रूप से
समाधान पाने में ना शोधकर्ता के द्वारा कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है रिसर्च में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इस प्रश्न के आधार पर सवाल जाएगा तो वो आपका सेकंड वाला यहाँ पर विकल्प में सही जाएगा, सेकंड वाला। कौन सा मातृत्व लाभ से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है, यानी एसडीजी का पार्ट है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था इसके बारे में आप लोगों को। एसडीजी 3 और 8, तीसरे वाला आपका यहाँ पे सही जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत अगर आपसे बात किया जाए सर ना, तो जो एसडीजी का गोल तीसरा वाला है, ये पॉइंट आपका सही जाएगा। और इसमें कहा भी गया है सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी 3, 8, 15। देखिए सुनिए मेरी बात, तीसरे में कहा गया है बेसिकली गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में, तो इसलिए स्वास्थ्य के संदर्भ में ये बातें शामिल रहेंगी। आठवां वाले अगर आप कह रहे हैं सर, तो आठवां बेसिकली डिसेंट वर्क के बारे में बताया गया है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। और जो पहला है वो नो पॉवर्टी के बारे में बताया गया है, और जो पांचवा है वो बड़ा आसान है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, है ना, पांचवा बताया गया है। आगे देखिए, समाज कल्याण प्रशासन में पोस्ट कार्य के अंतर्गत बताइए कौन सी जरूरी तत्व हैं पोस्ट कार्य के अंतर्गत। तो देखिए आपको पता है पोस्ट, अगर पी से बात करेंगे तो प्लानिंग हो जाएगा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन होगा, एस से स्टाफिंग होगा, डी से डायरेक्टिंग होगा, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग होगा, और आर से रिपोर्ट होगा, और बी से बजट होगा, यही ना, ये पार्ट शामिल रहेगा। जी सर। तो इसमें देखिए एक तो वर्ष हुआ है, फिर देखिए कोरिलेशन शब्द लिखा गया है यहाँ पे, कॉर्पोरेट का पार्ट, सॉरी सहयोग थोड़ी ना होता है, सहयोग तो हेल्प की बात कर रही है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कर्मचारी स्टाफ लिखा हुआ है, स्टाफ शामिल है। व्यवस्था, व्यवस्था मतलब संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन आपका ये लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय हो गया, यानी कि लिखा हुआ है। बी को हटा दीजिए, बाकी सबको रख लीजिए, बी को हटा के सबको रख लीजिए। बताइए दूसरा। जी सर। आगे देखिएगा, चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये सवाल बेसिकली किताबों से लिया गया है, समझो ये किताब की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में चर्चा किया गया है। देखो सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन की बारे में बात हुई है। सामाजिक नीति वह शब्द है जहां सरकार की नीतियां, कार्य, कार्यक्रम और पहलों पर बल दिया जाता है, सामाजिक समस्याओं को संबोधित किया जाता है और उसमें सुधार करने की बात की जाती है, उसी को हम लोग सोशल पॉलिसीज का नाम देते हैं। और सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो केनिथ, यहाँ पर नाम आएगा ब्लैकमोर का नाम। अच्छा यहाँ देखो इसी शब्द के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और विद्वान का नाम देखने को मिलता है, आप चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं इस सवाल के आधार पर, है ना। रिचर्ड टिटमस का नाम तो इसमें शामिल है, साथ ही साथ आप एक नाम और नोट कर सकते हैं, केनिथ, केनिथ, केनिथ सर, ठीक है, ये इंक्लूडिंग द पुअर में। जी सर, एक्सक्लूडिंग द पुअर में सर, नहीं, सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन, सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन दो किताब है, एक तो रिचर्ड टिटमस ने लिखा है ना, रिचर्ड टिटमस भी लिखा है, दूसरा नाम आप नोट कर सकते हैं यही इसी किताब को लिखने वाला केनिथ ब्लैकमोर का नाम, है ना, यहाँ पर केनिथ ठीक है, ये नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, जी सर, एक नाम यहाँ पे देखिए, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क टुवर्ड्स राइट बेस्ड प्रैक्टिस। यदि ये पेपर में आता है तो यहाँ पर आप लोग जिम एम्फी का नाम लिख सकते हैं, जिम एम्फी का नाम आप जरूर डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। 2001, ये 2001, ये 1998 में, ये 1998 में, वो 2001 में, ठीक है,
इस किताब के बारे में। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हैंगर सिलेक्टेड एएससी के बारे में बात किया जाता है। ये किताब है ना, एक बुक दर्शाई गई है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीन ड्रेजे के बारे में और अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है किताब, अमर्त्य सेन के द्वारा। ये देखो बेसिकली बता दो 1995 में पहली किताब आई थी, अभी भी हाल ही में एडिशन आया है 22 अक्टूबर 2024 को। इसकी एक और किताब आई एडिशन के रूप में। बाकी ये किताब 1995 की है ना, 1995 का पार्ट रहेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद पीटर गोल्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं या गोल्डिंग के बारे में, तो एक्सक्लूडिंग द पुअर किताब आई है और ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ब्रिटेन में सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी में असमान अवसर और गरीबी की बाधाओं पर एक यस्से रहा है, निबंध रहा है सन 1986 की, 1986 की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। हो सकता है कि दोबारा भी प्रश्न देखने को मिले, तो जरा मैच करिएगा एक बार कि पहले का गया है 4, दूसरे का गया है 1, तीसरे का गया है 2 और चौथे का गया है 3। तो 4 1 2 3 ढूंढिएगा, जिस ऑप्शन में मिलेगा वही सही हो जाएगा। 4 1 2 3 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? पहला सही जा रहा है ना? हाँ, पहला सही। अगला सवाल देखिएगा एक बार। आधारित सिद्धांत प्रक्रिया के चरणों को उचित क्रम में रखना है ना। आधारित सिद्धांत प्रक्रिया के चरणों को सही या उचित क्रम में हम लोगों को दर्शाना है इस सवाल में। देखो अरेंज द स्टेप है ये ग्राउंडेड थ्योरी, इसको क्या बोलेंगे? ग्राउंडेड थ्योरी प्रोसेस, है ना। ये ग्राउंडेड थ्योरी प्रोसेस है। देखिए ग्राउंडेड थ्योरी अगर मैं बात करता हूं तो डेटा का विश्लेषण करके सिद्धांत विकसित करता है। ये थ्योरी ना डेटा का क्या करता है? विश्लेषण करके सिद्धांत बनाता है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कोडिंग करेगा, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल सैंपलिंग बनाएगा, फिर उसके बाद थ्योरी बन जाएगी। तो ये एक तरीके का प्रोसेस रहा है, इस तरीके से ये कार्य करता है। गुणात्मक शोध की पद्धति के रूप में इसका नाम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके इसका चारों ऑप्शन उचित क्रम में अगर मैं इसको दर्शाने का प्रयास करता हूं कि इसका बेटर ऑप्शन क्या होगा, तो पहले तो शोध प्रश्न होगा यानी ए प्रश्न होगा, तभी डेटा बनेंगे। फिर उसके बाद आंकड़ों का संकलन यानी डेटा कलेक्शन हो जाएगा यानी ई। फिर उसके बाद तो कूट यानी कोडिंग, देखो यहाँ पे लिखा भी है कोडिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा बी। फिर कोडिंग के बाद अगर प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखो एक शब्द आ रहा है निरंतर तुलना करना यानी कंपेयर करने का बाद, यानी आप ये कह लीजिए निरंतर तुलना यानी कांस्टेंट कंपेरिजन, है ना। तो वो आपका पार्ट आ जाएगा। और लास्ट में हाइपोथेसिस का परीक्षण बन जाएगा यानी सी। तो ए ई बी डी सी ये ऑप्शन सही है। तीसरा सर हाइपोथेसिस सर तो चेक होती है सर शोध प्रश्न के बाद सर पहले बाद होती है सर ना? नहीं, वो तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्टिंग तो लास्ट में करेंगे। ये टेस्ट है, परिकल्पना का टेस्ट। परिकल्पना की हम कल्पना करते हैं, कल्पना कोई आधार पर परिकल्पना कहा गया है तो हम बनाते हैं उस पर पेज में। ये अब उसका कितना सही है कितना गलत है तो आखिरी में टेस्ट करेंगे ना। परिकल्पना बनाई जाती है, जैसे आप पीएचडी कैग कर देंगे, जब कैग पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन बाय हाइपोथेसिस ये रिसर्च में आता है। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में आपने जब प्रश्न बना लिया तो इसका मतलब है कि आपने कल्पना कर लिया तभी तो प्रश्न बनाया, है ना। प्रश्न कर लिया, अब टेस्ट है, टेस्ट तो बाद में आएगा, टेस्ट कभी भी पहले नहीं आएगा, है ना। समाज कल्याण में डैश पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बताइए किस पे ध्यान नहीं दोगे आप? समाज कल्याण में व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, जनसंख्या की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये सवाल का सही जवाब दिया है आपने, 4 ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न में।
कौन आधुनिक संगठन सिद्धांत का प्रकार है? आधुनिक संगठन का प्रकार का पार्ट है, यानी व्हाट इज द टाइप ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। ओके, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एक कि है सर व्यवहार संबंधी सिद्धांत रहेगा। व्यवहार हाँ, ये देखो सर, मैं आपको पहले भी बता रहा था, कंटेगियन थ्योरी। कंटेगियन थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? याद अगर होना कर लिया करो आप लोग, आकस्मिकता का सिद्धांत। कंटेगियन थ्योरी मैं तो लिखवाया भी, मुझे याद है ना? आकस्मिकता का सिद्धांत आधुनिक संगठन सिद्धांत का एक प्रमुख प्रकार है सर, ये आकस्मिकता का सिद्धांत। किसी चीज को अनुकूल बनाना या स्थिति के अनुसार उसको जागरूक करना, वातावरणीय कारकों से जोड़ने का प्रयास करना, ठीक है, ऐसा रोल बेसिकली कंटेगियन थ्योरी के अंतर्गत आता है ना? तो ये ध्यान रखिए, एक सिस्टम थ्योरी होता है, यही आधुनिक संगठन के सिद्धांत के प्रकारों में दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक सिस्टम थ्योरी आता है, दूसरा आकस्मिकता का थ्योरी, कंटेगियन थ्योरी आती है। और उसके पार्ट में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो व्यवहार संबंधी सिद्धांत को भी जोड़ सकते हैं। तो आपका बिहेवियर से रिलेटेड भी जो यहाँ पर तीसरा है, सॉरी, व्यवहार संबंधी सिद्धांत यानी ट्रांस एक्शनल थ्योरी एरिक बर्न का व्यवहार संबंधी सिद्धांत यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखो फ्योल और क्लासिकल थ्योरी है, ये तो फ्योल का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये तो अलग अलग पार्ट है, केवल यही ये दोनों में से हो सकता था, लेकिन इसमें सबसे बेटर ऑप्शन यही है, बी वाला। ये ट्रांसैक्शनल थ्योरी है एरिक बर्न का, तीसरा। निम्नलिखित परिकल्पना के परीक्षण के चरण बताना है। देखो हाइपोथेसिस के चरण बताने। अब हाइपोथेसिस का जब आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट के कौन कौन से चरण होंगे? हाइपोथेसिस के टेस्ट के चरण ये आपके सामने। सबसे पहले आप क्या करोगे? परिकल्पना, शून्य परिकल्पना का निर्माण करोगे। शून्य परिकल्पना का आप क्या करोगे? निर्माण करोगे। फिर उसके बाद सांख्यिकी परीक्षण को चुनने का प्रयास करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्पेसिफिक है ना सिग्निफिकेंस लेवल, यानी सिग्निफिकेंस लेवल का निर्देशित करोगे, यानी ए, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे? सांख्यिकी परीक्षण की गणना, यानी सी। और लास्ट में क्या करोगे? अगर वो निरस्त हो गया तो भाई निरस्त हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा तो स्वीकार हो जाएगा, ठीक है। निरस्त और स्वीकार हमेशा लास्ट में ही बनेगा रिजल्ट इसका, यानी ई। तो DBACE, तीसरा। ये सवाल देखिए, ये बच्चे ने पूछे भी थे जब पेपर देकर आए थे। जब बच्चे पेपर देकर आए थे तो ये सवाल हमसे पूछे भी थे उस समय कि जो है निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो वो था एक शब्द सांस। क्या था? सांस, है ना। सांस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो एस से सोशल हो जाएगा और ए से अवेयरनेस हो जाएगा एंड ए से एक्शन हो जाएगा, टू एन से न्यूट्रलाइज शब्द हो जाएगा, TRALIZE, और एस से क्या हो जाएगा? सक्सेसफुली, ठीक है। 2019 में कंपेन कब चलाया गया था? ये 2019 में, है ना। चाइल्डहुड बच्चों के लिए बेसिकली ये चीज़ें नवंबर 2019 में इसको चलाया गया था। अगला सवाल देखिए आपके सामने, कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट 2019 इज, इसका पूरा नाम हमें बताना है ना। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, थ्री नहीं, बी ऑप्शन सही होगा भाई। द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट होगा,
यही होता है। अनिवार्य हाँ, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। तो ये नाम इसका फुल फॉर्म है, या इसका नाम से हम लोग जानते हैं। कभी नीति पूछ लेता सर है। ऑप्शन सी नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन 2009। अरे उसका पूरा नाम पूछा भैया, पूरा नाम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हित अधिनियम है। सी कैसे होगा? सी कहाँ लिखा हुआ है? सी में कहाँ शिक्षा मुक्त निःशुल्क वगैरह कुछ लिखा हुआ है? सी में केवल राइट टू एजुकेशन एक्ट लिखा हुआ है बस सी में। ये तो गलत है। इसका फुल फॉर्म तो ये है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये इसका पूरा नाम है। विकल्प बी सही होगा इस सवाल का जवाब, ना कि सी। और इस बच्चे ने भी शायद बी का ही जवाब दिया है। एक बार देखते हैं इस बच्चे ये आरटीई एक्ट है ना सर? अरे आप ये मत सोचिए, आरटी एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, यही आरटीई, यही ना? Yes. ये वाला नाम सर अपन ये आरटी एक्ट का जो 2009 का, ये 2009 का इसका फुल फॉर्म के रूप में अगर इसका नाम है तो ये फुल फॉर्म है उसका। फुल फॉर्म ये आप लोग क्या करते हैं, यही गलती करते। देखो अगर मैं आपसे कहूँ एक बार पीडब्ल्यूडी आया, ऑप्शन में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लिख दिया, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय था वो। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो निःशक्त बच्चों के लिए था, है ना, वो फुल फॉर्म बनता है। और बच्चे यही गलती कर दिए। देखो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये तीसरा होगा ही नहीं। ऐसे पीडब्ल्यूडी का भी ऑप्शन पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं होगा। नीति भी अलग प्रकार से आती है, पूछी जाती है ना। नीति में तो बेसिकली आसान होता है, नीति को तो आप आसानी से बता दोगे। अगला सवाल देखिए, डैश व्यक्तियों को उन समस्याओं के बिना अपनी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनका वे वर्तमान में सामना कर रहे हैं। मतलब देखो, व्यक्तियों को उन समस्याओं के बिना अपनी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो वर्तमान में सामना कर रहे हैं। और यह अवसर समाधान केंद्रित पेशेवर के टूल्स किट में पाया जाता है। टूल्स किट में पाया जाता है। जरा बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? सर चमत्कारी प्रश्न। चमत्कारी प्रश्न। चमत्कारी प्रश्न को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, है ना? मिरेकल क्वेश्चन। क्या बोला जाता है इसको? मिरेकल क्वेश्चन। मिरेकल टेल्स करते हैं यहाँ पे। सर थोड़ा जूम करिए ना सर, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा हल्का जूम करिए ना। अपने फोन को आप रोटेट कर लीजिए, रोटेट करके जूम कर लीजिए और आपको जूम बड़ा दिखाई देगा। ठीक है मैडम, अपने फोन को घुमा दीजिए। फोन में अगर आप देख रहे हो तो रोटेट। ठीक है सर, आप ठीक है, उसको जूम कर लीजिए। फिलहाल सर आप ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अब ये सवाल लिखिए, मिरेकल क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपसे कहता है कि व्यक्ति को उन समस्या के बिना अपनी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करें। समस्या के बिना अपनी दुनिया की कल्पना करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें जिनका वे वर्तमान में सामना कर रहे हैं। और यह अवसर समाधान केंद्रित पेशेवर को टूल्स में किट पाया जा रहा है, या टूल किट में देखने को मिल रहा है। तो उसमें मिरेकल क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। और मिरेकल के रूप में अगर आपसे मैं कहूँ तो ये क्वेश्चंस जो बन रहे हैं ये चमत्कारी प्रश्न के रूप में आएगा। ठीक है, चमत्कारी के रूप में रिप्रेजेंट होगा। यहाँ जैसे क्या होता है कि कोई डेटा देने से हिचकिचाता है ना, हिचकिचाता है कि मैं डेटा अपना क्यों दूँ, मैं अपनी बातें शेयर क्यों करूँ। उन संदर्भों में आप टेक्निक वगैरह लगाकर आप उससे जो है उसकी बातें निकलवा सकते हैं। उन संदर्भ में ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है ना। दूसरा एक आता है मिशन स्टेटमेंट। जैसे पहला था मिशन स्टेटमेंट, ये एक संक्षिप्त कथन होता है जो किसी कंपनी या संगठन के उद्देश्य को परिभाषित करता है। अभी कोई संगठन उद्देश्य नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि उसको डिफाइन करे या उसको परिभाषित करे, इसलिए आप इसको नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है बेसिकली सही तरीके से क्रियाओं को करने के लिए एक स्मार्ट लक्ष्य हो, जहाँ विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्धता जैसी क्रियाओं को लागू किया जा सके। यहाँ आपको मैं बताऊँ, स्मार्ट का पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, स्मार्ट, क्योंकि इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। एस से स्पेसिफिक होगा, एम से मेजरेबल होगा यानी मेजर करना, और ए से एक प्रकार से अटेनेबल
है ना, और आर से रिलेवेंट होगा, पेपर में 2024 में आया था ये रिलेवेंट शब्द, और टी से टाइम बेस्ड होगा क्रिया। तो ये स्मार्ट का एक प्रकार से फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उत्पादक तरीके से लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है इसमें। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, परिवार मनोशिक्षा हस्तक्षेप पद्धति कौन से विषयों के बारे में विस्तार से उपयोग की जाती है, बताइए। परिवार मनोशिक्षा जो हस्तक्षेप है, ठीक है, इस बार आप लोगों के हाँ जो भी नोट्स बनवाए जाएंगे या जो भी चीजें करवाई जाएंगी, वो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ना इस क्वेश्चन के आधार पर, मतलब 100 क्वेश्चन है सोशल वर्क का यूजीसी नेट का, तो 100 क्वेश्चन के आधार पे भी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ये पूरे फुल नोट्स, वो भी एक टॉपिक के संदर्भ में फुल नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ये क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। परिवार मनोशिक्षा हस्तक्षेप की पद्धति कौन से विषयों के बारे में विस्तार से उपयोग की जाती है? क्या यहाँ आप कह रहे हैं रिहेबिलिटेशन। ओके, मैं बता दूं सर आपको, यहाँ पे सही अगर प्रश्न का पार्ट बनेगा तो परिवार मनोशिक्षा के संदर्भ में पूछा गया है हस्तक्षेप पद्धति को लेकर। मनोविदलता नहीं हो सकता है, मनोविदलता मतलब सिजोफ्रेनिया। परिवार मनोशिक्षा समझने का प्रयास करिएगा कि फैमिली साइको एजुकेशन इंटरवेंशन, क्या कह रहा है कि फैमिली साइको एजुकेशन इंटरवेंशन सिस्टम या मेथड आर यूज्ड इन डिटेल अबाउट टॉपिक, है ना। जी म्यूट हो जाए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ अगर हम बात करेंगे आप लोगों से ना, तो वो साइकोसिस का पार्ट बनेगा, मनोविदिलता का पार्ट बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा, सेकंड सही होगा। हाँ जी बताइए मैडम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे जो ऑप्शन जाने वाला है वो आपका दूसरा वाला पॉइंट आपका यहाँ पे सही चला जाएगा। ठीक है, मनोविदिलता, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। इसको इंग्लिश में मनोविकार कहा जाता है या साइकोसिस कहा जाता है, एक प्रकार से ये, है ना, साइकोसिस का पार्ट माना जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल पे। अच्छा, इसके बारे में आप समझिए, जैसे कि बायोपोलर डिसऑर्डर को द्विध्रुवी विकार कहा जाता है, बायोपोलर को, है ना। और जो है डाइवर्सिफिकेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो विविधीकरण बोला जाता है, उसको विविधीकरण बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन इसको कहा जाता है। ये आपको नोट्स में यूनिट नंबर 9 में दूंगा, 9 का टॉपिक था ये। बाइपोलर द्विध्रुवी होती है ना सर? हाँ, बायोपोलर डिसऑर्डर द्विध्रुवी विकार होता है, बायोपोलर। सामाजिक समूह कार्य एक ऐसी विधि है प्लीज अनंत जी, आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज रेगुलर आती रहती है। किसका? अजीत जी म्यूट हो जाइए भाई यार, क्यों वो कर रहे हो? सामाजिक समूह कार्य एक ऐसी विधि है। अनंत जी रेगुलर बैकग्राउंड आवाज आती है। ठीक है सर, हम ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक, सामाजिक समूह कार्य एक ऐसी विधि होती है सर जिसमें ना समूह का प्रयोग किया जाता है कि डैश के रूप में परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, सामाजिक समूह कार्य एक ऐसा मेथड है, ग्रुप वर्क हो चाहे कम्युनिटी वर्क हो, वो सभी के मेथड है। तो समूह का प्रयोग डैश के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है जिसमें समूह का प्रयोग माध्यम के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे माध्यम सही विकल्प होगा, है ना। यहाँ सही विकल्प के रूप में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन सही जाएगा। माध्यम आपका इस प्रश्न का आधार जो बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में चुनाव होगा। ठीक है, मीडियम, ना कि इक्विपमेंट हो सकता है, ना ही टेक्नोलॉजी हो सकती है, ना ही टॉपिक हो सकता है। टॉपिक को हम लोग बोलते हैं सीढ़ी या विषय। अगला सवाल, समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा के क्रियान्वयन के 5 चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा, ये सवाल आपके सामने सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर। अरेंज द 5 स्टेप बताना है, इम्प्लीफिकेशंस कह लीजिए या इम्प्लीमेंशन कह लीजिए ऑफ सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी प्रॉपर ऑर्डर में आपको लगाना है, प्रॉपर ऑर्डर में।
तो देखो, सेवा उपयोगकर्ता समस्या उन्मुख कार्य की दिशा में जाते हैं और समस्या का वर्णन संक्षेप में करते हैं। ये पॉइंट देखो, समाधान केंद्रित संक्षिप्त प्रक्रिया में सबसे पहले होता है, ये आपका सही है। फिर सेवा उपभोक्ता भलीभांति तैयार होकर एक लक्ष्य को विकसित करने के लिए अपनी प्राथमिकता को भविष्य का बारे में भी वर्णन करते हैं, दूसरा भी सही है। फिर उसके बाद समय की पहचान करके समस्या का समाधान, जब उपयोगकर्ता समस्या का अनुभव ना कर रहे हो तो वे कुछ सीमा तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे होते हैं, ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। सेवा उपभोक्ता या उपयोगकर्ता पहले किस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और इसे सुझाव से जोड़कर सपात्र या संत्रात पुष्टिकरण करके, यानी फीडबैक देकर, ठीक है, प्रावधान को दर्शाते हैं या प्रावधान के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसी फीडबैक प्रक्रिया आपके सामने आ जाती है तो उसके बाद सेवा उपयोगकर्ता की प्रगति का फिर मूल्यांकन भी शामिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि डी और ई को सबसे लास्ट में रखिएगा, और डी और ई को सबसे लास्ट में रखेंगे तो आपके सामने एक तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, एक आपका चौथा ऑप्शन आ रहा है, और बाकी सारे ए बी सी डी सही है। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि पहला यहाँ पे 4 वाला विकल्प जो जाएगा वो सही चला जाएगा आपका। इसके आधार पर आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता एक संघ है जिसको आप सब लोग ने पढ़ चुके हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय समाजकारी विद्यालय संघ है एक। इनके द्वारा हाल ही में दी गई परिभाषा बताइए, कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है उसमें? सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, ये आपका शब्द यहाँ पे शामिल रहेगा, तो ये पहला विकल्प आपका यहाँ पे इस ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है, इस शब्द के आधार पे। अगला सवाल एक कर लीजिए, और यहाँ पे सर क्या जोड़ा गया था सर? सामाजिक, हाँ, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व शब्द जोड़ा गया था। एक नाम देखिए यहाँ पर, विद्वान का नाम देखने को मिल रहा है आपको, हाइने के बारे में। हाइने की मजदूरी योजना दर्शाती है, हाइने की मजदूरी योजना क्या दर्शाती है? 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। किसी कार्य के लिए आवश्यक मानक समय निर्धारित किया जाता है और पैसे आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है ना। और इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट आपका जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, क्वेश्चन में ये विकल्प आपका सही माना जाएगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए केवल बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। लगभग हमने 2 घंटे क्लास ले लिया है, लगभग 50+ क्वेश्चन हो गए हैं, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेव करके प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, मिल जाएगी, अभी देख दूंगा, ठीक है, देख लीजिएगा। सर कल क्लास ऑन रहेगी सर? नहीं, कल क्लास ऑफ रहेगी, कल क्लास आप सभी की ऑफ रहेगी, है ना, कल संडे है। सर कट ऑफ कितना जा सकता है सर इस बार का? बताया तो था अभी शुरुआत में।